Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था सर? डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन सब्सिडरी किया था. आज भी वही कंटिन्यू करते हैं. इसमें हम क्या करेंगे, बड़े बड़े को जो क्वेश्चंस हैं जो 8 से 10 मार्क का आ सकता है एग्जाम में, वो सॉल्व करते हैं. उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. नॉर्मली डिस्पोजल ऑफ शेयर्स कैसा होता है? दो तरीके से होते हैं, एक विद लॉस ऑफ कंट्रोल और विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल. राइट. विद लॉस ऑफ कंट्रोल यानी क्या? जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, उसका 80% होल्डिंग था, उसने 80% पूरा का पूरा सेल ऑफ कर दिया या फिर मेजोरिटी ऑफ स्टेक सेल ऑफ कर दिया. तो फिर उस केस में कंट्रोल लूज हो रहा है. कंट्रोल यानी क्या? उसके ऊपर यानी पेरेंट का सब्सिडरी का ऊपर का जो भी हक है वो लूज कर रहा है. राइट. तो फिर उस केस में हमें अकाउंटिंग कैसा करना होगा? तो हमने जो सब्सिडरी रिकग्नाइज किया था उसको डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा. कैसा रिकग्नाइज किया था हमने? क्या किया होगा? असेट्स अकाउंट डेबिट, राइट, टू लाइबिलिटीज, टू पीसी, टू एनसीआई. फिर उसके बाद जो भी डिफरेंस है वो गुडविल और गेन और बार्गेन परचेस हमने लिया होगा, उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा. राइट. हम नॉर्मली क्या करेंगे? देखो यहाँ पे मैंने अपना नोट से शायद से मैंने नहीं बताया था, ये एक बार बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टेक बिफोर 70% था, डिस्पोज ऑफ कर दिया 20%, आफ्टर डिस्पोजल आके 20% है. तो उस केस में डिस्पोज ऑफ कितना कितना 50% किया ना. अब 50% किया यानी क्या? मेजोरिटी ऑफ स्टेक डिस्पोज ऑफ कर दिया. जब मेजोरिटी ऑफ स्टेक डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे कंट्रोल लूज हो गया. राइट. कंट्रोल जब लूज होगा तो एसएफएस में हम क्या करेंगे? एसएफएस में सिंपल एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा और जो भी डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट या लॉस में ट्रांसफर कर देंगे. बट हम कंट्रोल जब लूज होता है तो होल्डिंग कंपनी क्या करेगा? डी रिकग्नाइज करेगा. याद है ना, कंपनी का क्या करेगा? डी रिकग्नाइज करेगा. जब डी रिकग्नाइज करेगा तो पूरा का पूरा नेट एसेट्स अलॉन्ग विद गुडविल एंड जो भी जीबीपी आया था यानी गेन ऑन बार्गेन परचेज, उसको भी डी रिकग्नाइज करेगा. तो यहाँ पे सीएफएस में क्या एंट्री होगा? देखो, कैश यानी कि मुझे सेलिंग प्राइस जो भी लिया था वो कैश आएगा. टू नेट एसेट्स टू गुडविल करेंगे. राइट. अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटेन किया है यानी 10% 20% कुछ रिटेन किया है तो फिर उसको फेयर वैल्यू में मुझे यहाँ पे रिकग्नाइज करना पड़ेगा और एनसीआई को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा. राइट. जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम क्या करेंगे? पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे. देन अगर समझो कोई भी ओसीआई का डिफरेंस है, यानी क्या हमने क्या किया होगा? कुछ कुछ ऐसे रिजर्व्स हो गए, कुछ कुछ ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस हो गए, कुछ ऐसा चीजें हो गई जो ओसीआई में ट्रांसफर किया था. ठीक है. अब तो सब्सिडी हमारा निकल जा रहा है, यानी क्या? कंट्रोल ओवर सब्सिडीज ओवर. तो फिर उस केस में क्या करेंगे? ओसीआई में जो भी ट्रांसफर करके रखा था वो ओसीआई का रिजर्व्स हम ट्रांसफर कर देंगे. ट्रांसफर यानी क्या? रिक्लासिफाई करेंगे टू पीएनएल. अब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं सर? ओसीआई का डिटेल हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन फर्दर लेक्चर्स. बट ओसीआई सिंपल ऐसे समझ लो, ओसीआई में नॉर्मली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, राइट, एंड जो टेम्पररी नेचर के होते हैं ना, उसको ओसीआई में ट्रांसफर करते हैं. जब वो सेटल हो जाएंगे और सेटल होने पे पीएनएल के ऊपर जो भी इम्पैक्ट आता है, पीएनएल के ऊपर जो भी इम्पैक्ट है उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई कर देते थे. तो कोई भी ऐसा है, कोई भी ऐसा चीज है जो ओसीआई में है, ट्रांसफर करके रखा था व्हेन सब्सिडरी वाज अंडर आ कंट्रोल, राइट, पेरेंट के कंट्रोल के टाइम पे ओसीआई में ट्रांसफर करके रखा था. अब क्या है? कंट्रोल निकल रहा है तो फिर उस केस में ओसीआई का जो भी पीएनएल में ट्रांसफर करना है, रिक्लासिफाई करना है, तो उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई कर देंगे. या फिर अगर पीएनएल में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, उसको डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है तो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में भी ट्रांसफर करेंगे. देखो, ओसीआई विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल और ट्रांसफर डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग्स इफ रिक्वायर्ड बाय अदर इंडियाज. तो ये वाला जो ओसीआई वाला पार्ट है वो नॉर्मली 109 में डिटेल देखते हैं और उसके बाद अपना शेड्यूल 3 में डिटेल देखेंगे कि कौन से ऐसे चीजें हैं जिसमें ओसीआई में रिक्लासिफाई होगा टू पीएनएल, जो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में जाएगा. बस अभी के लिए ये ध्यान रखना, अगर समझो कोई भी ऐसा आइटम है इन दी ओसीआई विच विल हैव द इम्पैक्ट ऑन पीएनएल, उसको क्या करते हैं? पीएनएल में रिक्लासिफाई करेंगे. जो ऐसा आइटम है विच विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन पीएनएल, वो डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है तो उसको हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, क्लियर? देन कम्स ये वाला विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल. अब विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल तो सिंपल है. समझो मेरे पास 80% है, सिर्फ 20% बेच दिया, मेरे पास 60% का स्टेक वैसे का वैसा ही है और यहाँ पे कंट्रोल भी है. क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टेक मेरे यहाँ पे मेरे पास है. तो फिर उस केस में क्या करूंगा? मैं एनसीआई को क्या करूंगा? रिकग्नाइज करूंगा. यानी क्या? अगर पेरेंट कंपनी 20% सेल कर रहा है तो 20% कोई तो परचेस करता होगा ना, तो वो 20% कौन परचेस कर रहा है? एनसीआई. और वो एनसीआई को मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा. अब नॉर्मली एनसीआई को कंप्यूटेशन करना दो मेथड है. एक एक कौन सा मेथड है? एक पीएसएनए मेथड है और दूसरा मेरा यहाँ पे है
फेयर वैल्यू मेथड, पीएसएनए मेथड फेयर वैल्यू मेथड से कैसे कंप्यूट करना है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। तो बैंक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट ये एसएफएस में होगा सिंपल, और जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। एंड सीएफएस में क्या करेंगे, सीएफएस में हम क्या करेंगे, बैंक में पैसा आ जाएगा, एनसीआई बढ़ जाएगा, राइट। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, बैंक में पैसा आएगा। एनसीआई को क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि एनसीआई बढ़ रहा है मेरा यहाँ पे, और जो भी डिफरेंस है वो अदर इक्विटी में एडजस्ट करेंगे। क्यों सर अदर इक्विटी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा सीएफएस बनेगा, इन फ्यूचर भी क्या है मेरा सीएफएस बनता रहेगा, उसके लिए मैं अदर इक्विटी में यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा। होप सो यू गॉट इट। उसके रिलेटेड एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल इन द सेंस आईसीए का जो एग्जांपल्स है ना वो देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7, एंड इस क्वेश्चन बैंक में ऐसा किया है मैंने, जो आईसीआई के ईच एंड एवरी एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड किया है अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशन एंड टेस्ट नॉलेज, तो वो तो किया ही है, राइट। तो देख लो, ए लिमिटेड वॉज होल्डिंग 60% स्टेक इन बी। अच्छा, तो ए लिमिटेड क्या किया है, ए लिमिटेड इज होल्डिंग 60% स्टेक इन बी लिमिटेड। आगे क्या बोल रहे हैं, नाउ ए लिमिटेड हैज सोल्ड 50% स्टेक टू थर्ड पार्टी एंड बैलेंस 10% स्टेक इज रिटेन। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसने जो है ना 50% सेल ऑफ कर दिया है, और बचा रिटेन कितना किया है, रिटेन 10%। तो अगर देखोगे पहले कंट्रोल था, विच वॉज द मेजोरिटी ऑफ स्टेक था मेरे पास, तो कंट्रोल था मेरे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 50% सेल ऑफ कर दिया। जब 50% सेल ऑफ कर दिया है तो फिर उस केस में मैंने रिटेन कितना 10% किया, विच इज नॉट अ मेजोरिटी ऑफ स्टेक। यहाँ पे कंट्रोल भी निकाल गया, तो दिस केसेस विथ लॉस ऑफ कंट्रोल। अब आगे ही ऐसा ही बोलेगा, कंट्रोल सिर्फ क्या बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टेक से नहीं आता है। कंट्रोल कैसा आएगा, कंट्रोल बहुत सारे फैक्टर्स है, मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स वन ऑफ द फैक्टर है। समझो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10% है, बट बोर्ड को जो है ना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि वॉट एवर एक्टिविटीज वो करेंगे वो बोर्ड मेरे डिसीजन के हिसाब से करेगा, कौन, पेरेंट के हिसाब से। तो उस केस में क्या है, कंट्रोल है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा कि मेजोरिटी ऑफ स्टेक अगर नहीं है तो फिर कंट्रोल नहीं है, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो 10% यहाँ पे ये क्या है, 10% जो भी रिटेन किया है वो 10% हम क्या करेंगे, वो 10% का फेयर वैल्यू हम रिकग्नाइज करेंगे इन्वेस्टमेंट में। चलो देखते हैं आगे। द फेयर वैल्यू ऑफ 10% स्टेक ऑन द डेट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल वॉज 1 लाख। मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, लॉस ऑफ कंट्रोल का जो 10% रिटेन किया है वो 10% का फेयर वैल्यू मुझे पता चल गया है। 50% स्टेक कितने का बेचा है क्या नहीं पता, ओके। ए लिमिटेड विल रिकॉर्ड 10% स्टेक एट 1 लाख ऑन द डेट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। ये तो पता ही है कि जितना भी रिटेन कर रहा है उतना हमें क्या करना पड़ेगा, रिटेन रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना। और जो भी मैंने सब्सिडी पहले रिकग्नाइज किया था, रिकग्नाइज इन द सेंस मैंने असेट्स टू लाइबिलिटीज वगैरह एंट्री किया होगा ना फॉर रिकग्निशन ऑफ सब्सिडी, उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा या फिर डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, राइट। और उसके साथ साथ में इन्वेस्टमेंट को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। ओके सर, दिस फेयर वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज फेयर वैल्यू ऑन दी इनिशियल रिकग्निशन एज पर इंडियाज 109। यस, नॉर्मली अगर मेरे पास कंट्रोल नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एसएफएस में दिखाएंगे, और वो एसएफएस में जब भी दिखाएंगे दैट इन्वेस्टमेंट विल बी क्लासिफाइड एज जो भी है इन्वेस्टमेंट एज पर इंडियाज 109, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है आज के दिन का फेयर वैल्यू, वो क्या करते हैं हम इसको मानेंगे 1 लाख जो भी फेयर वैल्यू है वही फेयर वैल्यू उसका इनिशियल फेयर वैल्यू मानते हैं, राइट। एंड वो किसके हिसाब से, 109 के हिसाब से। इन केस आफ्टर द लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया है बट फिर भी ए लिमिटेड स्टिल हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बी। कैसा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, देखो यहाँ पे थ्रू बोर्ड रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन यानी क्या, यानी क्या, बोर्ड का जो भी है मतलब बोर्ड का डिसीजंस होता है, वो डिसीजंस में समझो 4 बोर्ड मेंबर्स है, उसमें से 3 जो है वो अपॉइंट किया ए लिमिटेड ने, राइट। अब 3 जो है वो डिसीजंस इसके हिसाब से लेगा, वो लेगा डिसीजंस इसके ए के हिसाब से, राइट। तो ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है ना, राइट। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको लॉस ऑफ कंट्रोल नहीं मानेंगे। वो भी अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो ये फेयर वैल्यू 1 लाख हम कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानेंगे इन एसोसिएट ऑफ बी लिमिटेड। क्यों, क्योंकि लेस देन 60% है, लेस देन 60% यानी क्या, मेरे पास यहाँ पे लेस देन 20% है, तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बी। सिंपल, कुछ नहीं, यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, राइट। लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो फिर उस केस में डी रिकग्नाइज करेंगे। अगर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अभी भी है तो उस केस में हम क्या मानेंगे, उस केस में हम क्या मानेंगे, ये लॉस ऑफ कंट्रोल केस नहीं मानेंगे, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लो एक बार।
एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पे आराम से रीड कर सकते हो, मुझे पॉज करके आराम से रीड कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 रीड कर रहा हूँ, देख लो। एक्स लिमिटेड हैज प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम in relation to subsidiary Y, cumulative exchange differences relating to foreign exchange operation and revaluation surplus. Now, X Limited has sold the entire holding in Y Limited and hence has lost control over it. Hence, on the loss of control, X Limited should reclassify the cumulative exchange difference relating to foreign operations that would have been reclassified to profit and loss account if the parent company had directly disposed of the foreign operations, right? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। सिंपल है, ये रिक्लासिफिकेशन का बात कर रहा है। जब भी लॉस ऑफ कंट्रोल होगा तो उस केस में जो भी ओसीआई रिजर्व्स बचा होगा मेरे पास, उसको क्या करूंगा, आइटम वाइज आइटम देखूंगा कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है, एक्सचेंज डिफरेंस है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिक्लासिफाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करना पड़ेगा। यानी क्या सर, ओसीआई से बैलेंस उठाऊंगा, उसको ट्रांसफर कर दूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो ये एग्जांपल में वही बोल रहा है कि जो एक्स लिमिटेड है ना, जो प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड इन द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो भी ये किया है, उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, द रिवैल्यूएशन सरप्लस शैल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये क्या फंडा है सर, यहाँ पे हम एक चीज़ पीएनएल में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक चीज़ रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक बार सुन लो, ओसीआई में ऐसे कौन से आइटम आते हैं? ओसीआई में जो टेम्पररी नेचर है, राइट, जो अनरियलाइज्ड है, बरोबर, एक जो टेम्पररी है, एक जो अनरियलाइज्ड है, एंड दूसरा जो मेरे जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। पीएनएल क्या दिखाता है मुझे? पीएनएल मुझे दिखाता है नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना प्रॉफिट बनाया, ये कितना लॉस बनाया, राइट। ये तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझ में आ जाता है। अब आगे क्या है, ओसीआई में ऐसा चीज़ें इंक्लूड करेंगे जो पीएनएल में नहीं जाना चाहिए। यानी सर समझा नहीं, यानी समझो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज लॉस है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस यानी क्या, मेरा कोई फॉरेन सब्सिडरी है और फॉरेन सब्सिडरी को मैं कंसोलिडेट करता हूँ। कंसोलिडेशन के टाइम में एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, वो एक्सचेंज डिफरेंस को क्या है, क्या मैं डायरेक्टली इसको पीएनएल में डालूंगा क्या? अगर डायरेक्टली पीएनएल में डालूंगा ना, तो फिर यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा या नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा, वो गलत दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट या अनरियलाइज लॉस को डायरेक्टली किस में दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, जो गलत है। जो गलत है क्यों सर? क्योंकि ये रियलाइज्ड नहीं है, ये अनरियलाइज्ड है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब ओसीआई में दिखाते हैं, राइट। अब ओसीआई में दिखा दिया, ये सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, जब जो फॉरेन ऑपरेशन जो भी बोल रहा हूँ, फॉरेन ऑप्शन ऑपरेशन अगर वो खत्म हो जाएगा, खत्म इन द सेंस उसको बेच दूंगा, राइट। जब वो बेच दूंगा तो ओसीआई में उसके रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंसेस मैंने रिकग्नाइज किया होगा, राइट। ओसीआई में क्या क्या होगा, उसके रिलेटेड एक्सचेंज डिफरेंसेस मैंने लिया होगा, बरोबर। तो जब बेच दूंगा उसको, उसका जो भी रियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस होगा, वो क्या करूंगा, डायरेक्टली पीएनएल में दिखाऊंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? उसका जो रियलाइज्ड प्रॉफिट है उसको डायरेक्टली पीएनएल में दिखाऊंगा। क्यों सर? क्यों? अदर ऑप्शन क्या है, अगर लॉस आएगा जब सेटलमेंट करूंगा, यानी क्या बेच दूंगा, तो उसमें प्रॉफिट या लॉस आएगा ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, राइट। तो इसमें भी कुछ पार्ट था, ओसीआई में भी कुछ पार्ट ऐसा था, पहले मैंने रिकग्नाइज करके रखा था। क्यों? क्योंकि वो अनरियलाइज था, बरोबर। और रियलाइज्ड होने पे किधर जा रहा है, ये पीएनएल में जा रहा है। तो इसमें ओसीआई में जो भी पार्ट्स है जो रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज है, वो भी मैं रिक्लासिफाई कर दूंगा टू पीएनएल। ऐसे आइटम्स है, वैसा जैसा एग्जांपल लिया था फॉरेक्स लॉस का, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। समझो एक और चीज़ है, क्या है सर, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन सुना होगा एज पर इंडियस 19। अब जब एज पर इंडियस 19 क्या होता है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो एस्टिमेट के बेसिस में हम वो ग्रेचुइटी वगैरह कंप्यूट करते हैं, राइट। और एवरी ईयर कंप्यूट करते हैं, क्या करते हैं, एवरी ईयर कंप्यूट करते हैं। और मेरे हिसाब से वो कभी रियलाइज नहीं होता है, रियलाइज इन द सेंस वो एवरी ईयर फ्लक्चुएट होता है। हर साल मेरे एंटिटी में एम्प्लॉयज़ होंगे, हर साल मेरे एंटिटी में ग्रेचुइटी कंप्यूट करना होगा, हर साल मैं एस्टिमेट लेता हूँ, हर साल एक्चुअरियल एस्टिमेशन वगैरह सब कुछ लेता हूँ और उसके बाद कंप्यूट करता हूँ, राइट। अब ये क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ रियलाइज प्रॉफिट, या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए, बरोबर। अगर इसका जो चेंजेस है जो हर साल आ रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड कर दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट गलत दिखेगा, बरोबर। तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है, देखो
मेरा शेड्यूल 3 में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक दिखता है, उसके पहला एक नेट प्रॉफिट होता है, राइट? उसके पहले एक नेट प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट कैसे दिखाना है वो बता रहा हूँ मैं, राइट? तो ये जो ग्रेच्युटी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये सब क्या है, ये मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में नहीं दिखा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि हर साल चेंज होते हैं, हर साल फ्लक्चुएट होता है, तो ये फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन जो है ये मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिगाड़ देगा। उसके लिए हम क्या क्या ओसीआई इंट्रोड्यूस किया। अब वो जो डिफरेंस है, जो भी चेंजेस है, उसको ओसीआई में इंक्लूड करते हैं, राइट? और वो सेटल होने पे कहीं पे भी हम क्या करते हैं, उसको पीएनएल में नहीं लेके जाते। समझो मेरा यहाँ पे ग्रेचुटी एस्टिमेशन किया 1 लाख इस साल, नेक्स्ट ईयर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लाख का एस्टिमेशन कर रहा हूँ। क्यों? 1 लाख का डिफरेंस आ गया। 1 लाख का डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हम, इसको ओसीआई में ही ट्रांसफर करेंगे, राइट? तो उसके उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंस है 1 लाख अगर खत्म हो गया, मतलब एंटिटी खत्म हो गया, सब्सिडी हमने बेच दिया, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। समझा? डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। क्यों ट्रांसफर करते हैं सर? क्योंकि ईयर ऑन ईयर ये बहुत फ्लक्चुएट होता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर में 1 लाख का, मतलब प्रीवियस ईयर में जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का एस्टिमेट्स जो है मैंने पीएनएल में डाल दिया, फिर सेकेंड ईयर में भी डाल दिया, तो इसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन है। तो अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ प्रीवियस ईयर से इस ईयर, तो मेरा प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखेगा, विच इज़ नॉट अ राइट थिंग, बरोबर? उसके लिए ओसीआई इंक्लूड किया और ओसीआई में लेके आया, राइट? ओसीआई में ट्रांसफर किया, बट उसके बाद भी हम रिक्लासिफाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वही वही बोला, बहुत फ्लक्चुएटिंग है, या एस्टिमेट्स के बेसिस में है, राइट? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा नहीं, क्योंकि रियलाइज्ड नहीं है, ये रियलाइज नहीं है। तो उस केस में हम ओसीआई का जो भी पार्ट है विच इज फ्लक्चुएटिंग, विच इज टेम्पररी एंड जो रियलाइज नहीं होता है, उसको हम डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। होप सो ये छोटा सा ब्रीफ आइडिया दिया मैंने, ये ब्रीफ आइडिया तुम्हें समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 वही बोल रहा है, देख लो, एक बार रीड कर लो एग्जाम्पल नंबर 8, आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये 2, 7 एंड 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया। अगर आगे जाएंगे हम, तो हम सॉल्व करेंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 31, राइट? इलस्ट्रेशन नंबर 31 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर चाहो तो यहाँ पे मुझे पॉज करके यहाँ पे तुम लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या करना है, क्वेश्चन रीड कर सकते हो। क्यों क्वेश्चन रीड करना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्वेश्चन रीड करोगे तो मेरा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारा जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है अब तक का, वो इन पैसे के पता चलेगा, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। अ पेरेंट परचेज्ड 80% इंटरेस्ट इन सब्सिडी फॉर 1,60,000, राइट? अ पेरेंट परचेज्ड कितना? 80%। पेरेंट ने 80% परचेज किया, किसका? सब्स का। अब इसका 80% का वैल्यू कितना है? 1,60,000। यहाँ पे देख रहे हो, कितना है सर? ऑन 1st April X1 when the fair value of the subsidiary's net asset was 1,75,000। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू कितना था? 1,75,000। बट यहाँ पे 80% कितना पे किया मैंने? 1,60,000। ओके, तो इससे मेरा गुडविल पता चल गया मुझे। गुडविल अरोज ऑन द कंसोलिडेशन अंडर द पार्शियल गुडविल मेथड। यानी क्या, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनसीआई जो है वो एनसीआई मैंने कंप्यूट किया बेस्ड ऑन पीएसएनए मेथड, दैट इज प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड। अब क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अब तक क्या देखा हमने? पेरेंट जो परचेज किया 80%, जिसका वैल्यू 160 था, उसका नेट एसेट का फेयर वैल्यू 170 था, 175 था, और मैंने गुडविल भी कंप्यूट किया 20,000। जो एनसीआई जो है ना, एनसीआई यहाँ पे कंप्यूटेशन हो रहा है प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड, जिससे मेरा गुडविल कंप्यूट होगा, दैट विल बी अ पार्शियल गुडविल। एन इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल वॉज 8,000 वॉज चार्ज इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March X3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट चार्ज किया X3 में, कितना? 8,000। तो अगर देखोगे यहाँ पे गुडविल 20,000 माइनस 8,000 करोगे, तो मेरा गुडविल यहाँ पे अब दिख रहा है 12,000 का, राइट? गुडविल मेरा 12,000 का दिख रहा है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे इम्पेयरमेंट था। नो अदर इम्पेयरमेंट चार्जेस हैव बीन रिकॉर्डेड, कोई भी दूसरा इम्पेयरमेंट चार्जेस नहीं है। द पेरेंट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी ऑन 31st March X4। अब सोल्ड आउट किया फॉर 2 lakhs, कितने? यहाँ 2 लाख का बेच दिया। बेच दिया यानी क्या सर? जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बेच दिया। क्या सर पूरा का पूरा बेच दिया क्या? यहाँ पे कोई परसेंटेज बताया कि देख लो,
कोई भी कुछ परसेंटेज बताया क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर यहाँ पे आप मानेंगे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया। द बुक वैल्यू ऑफ द सब्सिडरीज नेट एसेट्स इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन द डेट ऑफ सेल कितना है? 2,25,000 नॉट इंक्लूडिंग द गुडविल ऑफ 12,000। तो फिर यहाँ पे अगर 2,25,000 प्लस 12,000 करूँ मैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2,37,000 का टोटल मेरा यहाँ पे इंक्लूडिंग गुडविल नेट एसेट्स आ जाएगा। When the subsidiary met the criteria to be classified as held for sale as per Ind AS 105, no write-off was required because the expected fair value less cost to sell of 100% subsidiary was greater than carrying amount। यानी क्या यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल रहा है 105 के हिसाब से जो भी करेंगे हम 10 हेल्ड फॉर सेल में हम क्या करते हैं, जब हेल्ड फॉर सेल कंसिडर करते हैं तो हम कंप्यूट करते हैं इसमें और कोई लॉस हो सकता है या और कोई इम्पेयरमेंट हो सकता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है करके ये बता रहा है। The parent carried the investment in subsidiary in separate financial statement at cost as permitted by Ind AS 27। तो 27 के हिसाब से पेरेंट ने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट है वो 27 के हिसाब से कॉस्ट में कैरी किया। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी इन पेरेंट एंड सब्सिडी सेपरेट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च X4। अच्छा, आज इसको मैं ले लेता हूँ अपने नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स। तुम्हें ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगर इनकेस आएगा ना एग्जाम में तो 2-3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आ सकता है। चलो जी, यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया मैंने, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक बेसिक इन्फो लिख लूँ। क्या मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज ₹1,60,000, राइट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो मेरा था वो 1,60,000 था, एंड जो गुडविल था ना, गुडविल वॉज प्रोपोर्शनेट वाला, यानी जो भी गुडविल था वो होल्डिंग कंपनी का ही था। वो कितना था? ₹12,000। दिस ₹12,000 इज आफ्टर इम्पेयरमेंट। ओके, चलो लेट्स गो एंड सी। मुझे पहले इन SFS क्या करेंगे हम, तो इन SFS अगर बोलोगे मेरे यहाँ पे सेल, क्या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था बताओ? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर था हमारा यहाँ पे फॉर ₹2 लाख। एक और चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक और चीज़ ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था वो एज पर इंड AS 27 कॉस्ट में कैरी किया है। जब कॉस्ट में कैरी किया है तो लेस कर दो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर देखोगे तो 1,60,000 है। तो मेरा यहाँ पे गेन कितना आया, गेन ऑन सेल 40,000 का गेन है। अगर इसको तुम डायरेक्टली जर्नल एंट्री में भी कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे देख लो, अगर मुझे जर्नल एंट्री करना है कैसे करूँगा, बैंक में पैसा आ गया मुझे, राइट, 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट डी रिकग्नाइज करूँगा मैं, कितना 1,60,000, राइट, 1,60,000 इन्वेस्टमेंट डी रिकग्नाइज करूँगा। और आगे अगर देखोगे तो टू गेन ऑन सेल कितना आएगा सर, 40,000 का आएगा, राइट, बीइंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल SFS पे हुआ। दिस इज एज पर इंड AS 27, एज पर, एक मिनट ऊपर लिख लेते हो अच्छे से, इंड AS 27। ठीक है जी, ये इंड AS 27 के हिसाब से हम कैसे करेंगे अकाउंटिंग वो देख लिया। अगर हम जाएंगे CFS में, एज पर इंड AS 110, अगर 110 के हिसाब से देखेंगे तो मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बेच दिया, मेरे पास कंट्रोल भी नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बेच दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, याद रखो, याद रखो नहीं, याद करो, याद करो कि क्या करना होगा। यहाँ पे क्या हुआ, इन शॉर्ट में बोलूँ ब्रेकअप हो गया, किसका किसका, A लिमिटेड का।
उसकी सब्सिडरी के साथ ब्रेकअप हो गया, यानी बेच दिया है पूरा। तो जब बेच दिया है पूरा तो कंट्रोल लूज हो गया, कनेक्शन लूज हो गया ना, ब्रेकअप हो गया तो जिससे कनेक्शन लूज होता है वैसा ही कंट्रोल लूज हो गया। अब जब कंट्रोल लूज हो जाएगा तो फिर उस केस में मुझे डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा सर, राइट। तो देख लो कैसे करेंगे, एक टैबुलर फॉर्मेट में करेंगे और दूसरा जर्नल एंट्री भी देख लेंगे। देखो, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, 2 लाख, राइट। 2 लाख सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से क्या करेंगे, शेयर ऑफ नेट एसेट्स लेस कर देंगे। अब शेयर ऑफ नेट एसेट्स कितना है देख लो, यहाँ पे कितना है, द बुक वैल्यू ऑफ सब्सिडीज नेट एसेट्स इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द डेट ऑफ सेल वाज 2,25,000 बट नॉट एक्सक्लूडिंग, सॉरी नॉट इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल का जो है ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, 12,000 इंक्लूड नहीं किया। सिंपल, क्यों नहीं इंक्लूड किया, यहाँ पे लॉजिक बताओ क्यों नहीं इंक्लूड किया। देखो ये बुक वैल्यू 2,25,000 है, राइट। कितना परसेंट होल्ड कर रहा था, 80% होल्ड कर रहा था। हम क्या करेंगे, गुडविल के साथ साथ दे देता तो हम इसको इंटू 80% कर देते हैं। बट यहाँ पे गुडविल क्या है, गुडविल इज अ प्रोपोर्शनेट मेथड, यानी क्या प्रोपोर्शनेट नेट एसेट मेथड से है, यानी क्या गुडविल इज पार्शियल गुडविल, राइट, जो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है। अगर मैं इसको इंक्लूड करके, यानी अभी यहाँ पे देखूँ मैं 2,37,000 को डायरेक्टली 80% से मल्टीप्लाई करूँ, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिस इंक्लूड्स गुडविल एज वेल, तो गुडविल वाला पार्ट उसको बाइफर्केशन नहीं कर सकते, क्यों, वो पार्शियल गुडविल है, पूरा का पूरा गुडविल लेस करना पड़ेगा। तो मैं पहले नेट एसेट्स कर लेता हूँ, कितना, 2,25,000 इंटू 80%, देख लो कितना आएगा, 2,25,000 इंटू 80%, राइट, कितना आएगा देख लो, ये आ जाएगा सर 1,80,000, ये आएगा 1,80,000। और इसके बाद मैं गुडविल लेस कर दूंगा। अब गुडविल यहाँ पे क्यों लेस कर रहा हूँ सेपरेटली, वो भी बताया मैंने। क्यों सर, यहाँ पे दिस गुडविल इज ऑफ होल्डिंग ओनली, पार्शियल गुडविल है तो पार्शियल गुडविल किसका होता है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का होता है, उसके लिए मैं ये गुडविल यहाँ से लेस कर रहा हूँ सेपरेटली, राइट। अगर मैं ऊपर भी कर सकता था, ऊपर भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ऊपर करने से गलत हो जाएगा। समझो फॉर एग्जांपल 2,25,000 प्लस 12,000, ये कर दिया मैंने, ये आ गया 2,37,000, इसको 80% से मल्टीप्लाई कर लिया, तो समझो 2,37,000 इंटू 80%, तो ये आ जाएगा 18,9600, राइट। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो ये 12,000 को भी हम 80% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, बरोबर। तो जब ये इसको ऐसा कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, बरोबर है ना, ये गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि गुडविल जो है वो सिर्फ पेरेंट कंपनी का है, तो ऐसा करना सही नहीं है। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, 12,000 को लेस कर दिया। तो बताओ कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2 लाख माइनस 1,80,000। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ सकता है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या है सर, यहाँ पे 80% जो है 20% NCI है, ठीक है, तो NCI को भी मुझे डीरेकग्नाइज करना होगा। ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि हमने क्या है, सिर्फ मेरा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर मैं पूरा टोटल बिजनेस का वैल्यूएशन लेता हूँ उस केस में करना होगा, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख लो, 2 लाख माइनस 1,80,000 माइनस 12,000, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आएगा, राइट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 8,000 का आएगा, ठीक है जी। कितना आएगा सर, 8,000 का मेरा प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका जर्नल एंट्री देख लो कैसा करेंगे हम। अब देखो, जर्नल एंट्री करने का 2 तरीके हो सकते हैं नॉर्मली। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट ले लिया, जो भी इन्वेस्टमेंट है, फिर उसके बाद नेट एसेट सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ले लिया, दैट इज़ 80%, राइट। फिर उसके बाद गुडविल भी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का है, तो जब जाके मुझे प्रॉफिट मिला, बराबर। यहाँ पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट अपना NCI वाला पार्ट नहीं दिखा है। तो जर्नल एंट्री एक्सक्लूडिंग NCI भी कर सकते हैं। अगर एक्सक्लूडिंग NCI करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। गलत क्यों सर, क्योंकि डीरेकग्नाइज तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे देख लो, एक मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, कितना, 2 लाख, यस और नो, यस सर, 2 लाख का पैसा आएगा, राइट। टू इन्वेस्टमेंट चला जाएगा मेरा, राइट, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। या फिर मैं बोलूँ नेट असेट्स, इन्वेस्टमेंट नहीं नेट असेट्स, क्यों, सब्सिडी को ही डीरेकग्नाइज करना है ना। तो नेट असेट्स कितना है, 2,25,000
बरोबर। नेट एसेट्स मेरा क्या है, एज ऑन द डेट मेरा नेट एसेट्स अगर देखोगे यहाँ पे 2,25,000 है, तो वो कर लिया डी रिकग्नाइज, मतलब डी रिकग्नाइज इन द सेंस वो क्रेडिट कर लिया। जब क्रेडिट करूंगा तो फिर मेरा यहाँ पे लेस हो जाएगा। टू, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे गुडविल को भी डी रिकग्नाइज करना होगा, तो गुडविल 12,000 का डी रिकग्नाइज हो जाएगा, राइट। 12,000 का डी रिकग्नाइज कर लिया। अब यहाँ पे ये आता है, मुझे एनसीआई कैसे कंप्यूट करोगे। एनसीआई सिंपल है, मेरे नेट एसेट से 2,25,000 इंटू इसका 20% कर लो। मेरा जो नेट एसेट है यहाँ पे 2,25,000 नेट एसेट से इसका 20% कर लो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, एनसीआई। अब एनसीआई को भी हम 20% जो एनसीआई था उसको भी डी रिकग्नाइज कर रहे हैं। अब देख लो कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। 2 लाख प्लस 45,000 माइनस 2,25,000 माइनस 12,000, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है गेन। टू गेन, पूरा का एंट्री देख लो, हाँ, गेन ऑन सेल कितना 8,000, सेम टू सेम आ रहा है ऊपर के जैसा ही, राइट। ऊपर भी कितना 8,000 ही आ रहा था और यहाँ पे भी 8,000 ही आ रहा है। बस डिफरेंस क्या है, ऊपर हम जब कंप्यूट कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी का पार्ट लिया, एनसीआई कहीं पे भी नहीं लिया। बस नीचे एंट्री में ही मैंने एनसीआई लिया, क्यों, क्योंकि मैंने कंप्लीट एंट्री चाहिए मुझे, बराबर, कंप्लीट एंट्री। यहाँ पे नेट एसेट्स ले लिया और गुडविल डी रिकग्नाइज किया, वैसे ही एनसीआई को भी डी रिकग्नाइज करना होगा, तो बेस्ड ऑन नेट एसेट्स मैंने कंप्यूट कर लिया। बैंक में मुझे पैसा मिला तो मेरा जो नेट एसेट्स है वो निकल गया मेरा, यानी सब्सिडी को डी रिकग्नाइज कर लिया विद दिस 20, और जो भी डिफरेंस आया वो गेन में ट्रांसफर कर लिया। सिंपल। इसको क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31, विच वॉज अ गुड क्वेश्चन। अगर आ गया तो फिर 5 मार्क्स का भी आ सकता है या 6 मार्क का भी आ सकता है, राइट, 4 मार्क का भी पूछ सकता है, बरोबर। तो एक बार देख लो, इफ यू वांट 2 मिनट में सोल्यूशन दिखा देता हूँ। दिस इज एज पर एसएफएस, दैट इज स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये एंट्री है। अगर यहाँ पे देखोगे एज पर इंडियस 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे करना होगा, मतलब डी रिकग्निशन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और उसका रिलेटेड एंट्री, एंड दिस इज कंप्लीट एंट्री, राइट। उसके लिए मैंने एनसीआई भी लिया, और यहाँ पे एनसीआई कैसे कंप्यूट किया सर, एनसीआई मैंने यहाँ पे नेट एसेट्स के बेसिस में कंप्यूट कर लिया, ठीक है। चलो, होप सो यू गॉट इट। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन सब्सिडी रिटेन सम कंट्रोल, इलस्ट्रेशन नंबर 32। सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम क्लास में। देखो, पार्शियल डिस्पोजल व्हेन सब्सिडी बिकम्स एसोसिएट। चलो देखते हैं, इफ यू वांट यू कैन, वही मेरा स्टेटमेंट चाहिए तो पॉज करो और उसके बाद देख लो, फर्दर रीड कर लो, मतलब क्वेश्चन रीड कर लो। एटी लिमिटेड परचेस्ड 100% इन्वेस्टमेंट फॉर ₹50 lakhs। कितना, 100%, यानी पहले 100% होल्ली ओन्ड सब्सिडरी था ऑन 31 March X1, व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बीटी लिमिटेड वाज ₹40 lakhs। अगर यहाँ पे बेसिक इन्फो लिखूं मैं, तो ये कौन था, ये था होल्ली ओन्ड सब्स, ओके। इस कितने का परचेस किया था, 50 lakhs का, ओके सर। और उसके बाद इसका जो नेट एसेट्स थे ना एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो थे 40 lakhs। अगर ऐसा करूं मैं तो सिंपली मुझे गुडविल भी मिल सकता है ना, 10 lakhs का मेरा यहाँ पे गुडविल है, यहाँ पे 10 lakhs का यहाँ पे मेरा गुडविल है सर, ओके, सिंपल। चलो, AT Limited sold 60% of its investment in BT Limited on 31st March X3 for 67,50,000। अच्छा, तो कितना बेच दिया, AT Limited ने सेल ऑफ कर दिया, 60% सेल ऑफ कर दिया। इट्स इन्वेस्टमेंट इन BT Limited ऑन 31st March X1 कितने का बेच दिया, 67,50,000। तो इसका पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट वॉज 100, सोल्ड कितना है अभी 60%, तो 40% रिटेन किया। अब 40% रिटेन किया, क्या मेजोरिटी ऑफ स्टेक से कमी है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल इसने लूज कर दिया। अच्छा, जब 100% था इसने कितने का परचेस किया था, 50 lakhs।
और बेच दे रहा है यहाँ पे सोल्ड 60%, 500, ओके, लीविंग 80 विथ 40% एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अभी भी है, राइट, 40% है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अभी भी है। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बीटी एक्सक्लूडिंग गुडविल वाज 80 lakhs। अब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग गुडविल जो है इसका कितना है, 80 lakhs है। अज्यूम द फेयर वैल्यू ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। अब एसोसिएट ही हो गया ना, मोर देन 20% इन्वेस्टमेंट अभी रिटेन किया तो फिर ये एसोसिएट हो गया। एज पर इंड AS 28 हम उसका जो कैरिंग अमाउंट है रिकग्नाइज कर लेंगे। रिटेन इन प्रोपोर्शनेट टू द फेयर वैल्यू ऑफ 60% सोल्ड, दैट इज 45। यानी क्या, सिंपली जो 40% बचा है ना उसका वैल्यू बोल रहे हैं 45 lakhs, राइट। मुझे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ प्रोपोर्शनेट ऑफ BT लिमिटेड इन 80 इन सेपरेट एंड कंसो CFS एंड प्रोवाइड दी जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी प्रोवाइड करना है मुझे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले SFS में देख लेते हैं। इफ यू वांट टू रीड द क्वेश्चन, एक बार देख लो क्वेश्चन को आराम से। चलो जी, लेट्स सॉल्व सॉल्यूशन। होप सो क्वेश्चन रीड कर लिया। एज पर इंड AS हम क्या देखेंगे, पहले इंड AS 27। अगर ध्यान दोगे तो हमारा 27 वाला भी कंसोलिडेटेड 1110 के साथ खत्म हो रहा है। कुछ नहीं है, यही है जो हम कर रहे हैं ना। SFS में क्या करना है, CFS में क्या करना है। SFS वाला पार्ट जो है ना वो 27 के हिसाब से है और यहाँ पे CFS वाला 110 के हिसाब से है। चलो देखो, SFS के हिसाब से 27 के हिसाब से यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कंप्यूट करना है या गेन या लॉस जो भी है वो कंप्यूट करना है। कितना बेचा वो इंपॉर्टेंट है। 60% सोल्ड 60% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन BT। कितने का, फॉर 67,500। तो सेल प्रोसीड्स तो लिख सकता हूँ ना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन BT लिमिटेड कितना, 67,50,000। दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है सर, लेस कर दो उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अब तुम्हें ये तो पता है कि इंड AS 27 के हिसाब से कॉस्ट मॉडल फॉलो करते हैं। यहाँ पे 50 lakhs, जो भी 50 lakhs है, 50 lakhs का कितना 60% सेल कर दिया तो देख लो कितना आता है। 50 lakhs इसका इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, इसका 60% सेल ऑफ कर दिया तो देखो कितना आएगा, 50 lakhs इंटू 60%, तो ये आएगा 30 लाख। तो जो भी आएगा ये आएगा प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर मैं यहाँ पे गेन ऑन सेल बोल देता हूँ। गेन ऑन सेल कितना है, गेन ऑन सेल 67,50,000 माइनस 3 लाख, सॉरी 30 लाख, ये आ जाएगा 37,50,000, राइट। ये मेरा गेन ऑन सेल है। अगर मैं इसके जर्नल एंट्री बताऊं, जर्नल एंट्री बताओ तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के हिसाब से अगर देखोगे तो सर बैंक अकाउंट में पैसा आ गया कितना, 67,500। मेरे SFS की बात कर रहा हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया 30 लाख का। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, मुझे गेन आएगा, टू गेन ऑन सेल 37,500, राइट। 37,500 इन सेंस 37,50,000, ओके। चलो अगर मैं बताऊँ ये एज पर इंड AS 110, अब 110 के हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे इन्वेस्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल नहीं है, एक तो कंट्रोल नहीं है बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द सेंस क्या है, मेरे पास एसोसिएट जो भी है, मतलब 40% होल्डिंग है, यानी कि एसोसिएट मानेंगे एज पर इंड AS 28। अब इंड AS 28 क्या है सर, एसोसिएट का क्या करके है जो इसके बाद हम करने वाले हैं, इस इंड AS के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए एसोसिएट कंपनी में, बरोबर। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है यानी क्या, ये एसोसिएट कंपनी है, राइट। बट ये सब्सिडरी नहीं है, अगर सब्सिडरी नहीं है तो मुझे डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा। इंड AS 28 के हिसाब से वो अलग है, उसका कंप्यूटेशन अलग है, बट यहाँ पे मुझे नेट एसेट्स को डीरेकग्नाइज करना पड़ेगा। चलो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं टैबुलर फॉर्मेट में बताऊं, यहाँ पे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, यहाँ पे है सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,50,000,
राइट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,50,000। ओके सर। देन उसके बाद अगर देखोगे मुझे नेट एसेट्स डी-रेकग्नाइज करना है। अब नेट एसेट्स कितना है देखना पड़ेगा एज ऑन द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब डेट ऑफ डिस्पोजल के टाइम में देखो, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल द कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ बीटी लिमिटेड एक्सक्लूडिंग गुडविल वाज 80 lakhs। अब 80 lakhs का क्या था, कैरिंग अमाउंट था। आ जाओ, नेट एसेट्स इसको लेस करेंगे ना। क्यों लेस करेंगे सर, मुझे तो डी-रेकग्नाइज करना है, सेल में से लेस करना है। मैं इसको एंट्री में भी बताता हूँ, डोंट वरी। कितना, 80 lakhs प्लस 10 lakhs, पूरा का पूरा मुझे क्या करना पड़ेगा, डी-रेकग्नाइज करना पड़ेगा। अब 80 lakhs प्लस 10 lakhs क्यों कर रहा हूँ, 80 lakhs इज नथिंग बट माई नेट एसेट्स और 10 lakhs मेरा गुडविल है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 lakhs, राइट। अब एक और चीज़ है सर, क्या इसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी क्या किया, इसने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट भी रिकग्नाइज करके रखना पड़ेगा ना। क्यों सर, क्योंकि 40% तो रिटेन कर रहा है। तो 40% अगर रिटेन कर रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर जो भी रिटेंशन करता है उसको फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो देख लो, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स रिटेन्ड, ठीक है, कितना रिटेन किया है, 40%। और 40% का वैल्यू पता है क्या मुझे, यस सर 45 lakhs। कैसे पता है ये, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, देखो जो मेरा सोल्ड वाला पार्ट, मतलब जो रिटेन वाला 40% है उसका वैल्यू 45 lakhs है। तो देख लो, करके देख लो कितना आता है यहाँ पे, गेन या लॉस। $67,550,000 प्लस 45 lakhs ऐड कर दूंगा, माइनस 90 lakhs लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गेन, गेन आएगा मेरा, गेन ऑन सेल ऑफ ग्रुप्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये आ जाएगा 22,50,000, राइट। ये आ जाएगा 22,50,000। अगर ये वाला ऐसा नहीं समझता है, इफ दिस इज नॉट दी वन यू अंडरस्टूड, तो हम डायरेक्टली एंट्री से कर सकते हैं। एंट्री से बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। एंट्री से देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, चलो हमें क्या करना है, कंट्रोल निकल गया, कंट्रोल निकल गया यानी क्या, डी रिकग्निशन करना है। अब डी रिकग्निशन करना है यानी क्या, इनिशियली हमने क्या किया होगा, नेट एसेट्स को रिकग्नाइज करा होगा। अब क्या करना पड़ेगा, डी रिकग्नाइज। तो देख लो, टू नेट एसेट्स पूरा कितना, 80 lakhs। फिर उसके बाद गुडविल को भी डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना, तो गुडविल है मेरे पास 10 लाख का, राइट। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट में मुझे पैसा मिला होगा। अब बैंक अकाउंट में कितना पैसा मिला है, 67,50,000। 67,50,000 मुझे बैंक अकाउंट में पैसा मिला है, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। देन उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे क्या है, क्या सर, यहाँ पे जो है ना इन्वेस्टमेंट जो है 40% रिटेन किया, उसको भी फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट रिटेन कितना आएगा, 45 lakhs का, बरोबर है ना, बरोबर। तो यहाँ पे देख लो डिफरेंस कितना आ रहा, 67,50,000 प्लस 45 lakhs माइनस 80 lakhs माइनस 10 lakhs। अगर देखोगे तो यहाँ पे टू गेन आ जाएगा ऑन सेल 22,50,000, राइट। 22,50,000 बीइंग ठीक है। ये वाला जो है ना, दिस वन इज अ सिंपल वन। इसमें क्या है, जर्नल एंट्री भी कवर हो जाएगा और तुम्हारा कंप्यूटेशन भी कवर हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है, तुम्हें सोचना पड़ेगा सर, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट लिया, फिर उसके बाद 40% रिटेन किया, उसके बाद मेरा नेट एसेट्स लेस करना है, वो पूरा सोचना पड़ेगा। अगर वो नहीं समझ में आ गया तो ये वाला एंट्री वाला करो, सिंपल है। नेट एसेट्स को डी रिकग्नाइज करना है तो डी रिकग्नाइज कर लिया, गुडविल को डी रिकग्नाइज करना है तो डी रिकग्नाइज कर लिया, बरोबर। बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट रिटेन किया तो इन्वेस्टमेंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा इनके बीच में वो गेन है, इतना ही सिंपल है, बरोबर। अब आईसीआई मॉड्यूल ने क्या किया है, ये गेन जो है ना इसका कुछ बाइफर्केशन दिया है, हम भी देख लेते हैं क्या बाइफर्केशन है। अब गेन जो है, गेन ऑफ ₹2,25,000, राइट, 2,25,000 ये ना,
अच्छा 22,50,000 है। ओके 22,50,000 में ये बोल रही कि दो चीज़ें इंक्लूडेड है गेन में। क्या है? दो चीज़ें। अब दो चीज़ें क्या है सर? एक इन्वेस्टमेंट सोल्ड का और एक इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड का। यानी कैसे सर? समझ में नहीं आया। जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड है वो देख लो क्या है। देखो इन्वेस्टमेंट मैंने सेल ऑफ कर दिया 67,50,000 का, राइट। इसका नेट एसेट्स में कितना प्रपोर्शन है, राइट। नेट एसेट्स में कितना प्रपोर्शन है? 90 लाख मेरा पूरा नेट एसेट्स है इंक्लूडिंग गुडविल, और कितना 60% सेल ऑफ कर दिया। तो देख लो डिफरेंस निकालो कितना आता है। 90 लाख मेरा नेट एसेट्स है इंटू 60% माइनस 67,50,000। तो अगर देखोगे मेरा यहाँ पे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट सोल्ड इज 13,50,000। इन्वेस्टमेंट जो मैंने सेल ऑफ कर दिया ना, उसका जो प्रॉफिट है दैट गेन इज 13,50,000। नेक्स्ट चीज, मैंने इन्वेस्टमेंट रिटेन भी किया 40%। अब जब 40% मैंने रिटेन किया, ये 40% की बात कर रहा है एंड ये 60% की बात कर रहा है। जो 40% मैंने रिटेन किया वो तो मैंने फेयर वैल्यू में रिकग्नाइज किया ना, बरोबर। बुक वैल्यू माइनस फेयर वैल्यू करूंगा तो वो भी एक अनरियलाइज्ड गेन है। ये वाला पार्ट जो है दिस इज रियलाइज्ड गेन, बरोबर। ये वाला जो है ये अनरियलाइज्ड है। वो देख लो कैसा किया मैंने, मतलब आईसीए ने बताया मुझे बाइफर्केशन कैसे करना है। देख लो कितना 45 लाख का मैंने रिकग्नाइज किया है और 9 लाख इनटू 40%। 9 lakhs क्या है सर? 9 lakhs इज नथिंग बट माई कैरिंग अमाउंट ऑफ जो भी नेट एसेट्स है इंक्लूडिंग गुडविल। 40% है उसका, इससे मुझे बुक वैल्यू मिल जाएगा और फेयर वैल्यू मेरा 45 lakhs है। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा सर? गेन ऑन इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज्ड वाला मिल जाएगा। तो 45 lakhs माइनस कितना है? 40% ना, हाँ चलो ये आ जाएगा 9 lakhs। अगर 9 lakhs प्लस 13,50,000 करोगे तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22,50,000, राइट। तो फिर ये वाला पार्ट जो है सिर्फ सिंपल एक छोटा सा बाइफर्केशन है बिटवीन रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज्ड। ये रियलाइज्ड क्यों है सर? ये क्योंकि यहाँ पे दिस वन इज नथिंग बट सेल ऑफ हो गया है, ठीक है। ये अनरियलाइज्ड क्यों है? क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट मैंने रिकग्नाइज किया है, वो जो इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज करा हुआ उसको सेल ऑफ कर दूंगा तब वो रियलाइज हो जाएगा। अब क्यों अनरियलाइज्ड है? क्योंकि मैंने जो बुक वैल्यू से ज़्यादा मैंने फेयर वैल्यू के बेसिस में ये रिकग्नाइज करके रखा है। सिंपल, ये मेरा सिंपल सा बाइफर्केशन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस, क्या एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देख सकते हो आराम से। मतलब अगर कंसेप्ट बिल्ड करना है इन द डिस्पोजल वाला पार्ट तो ये वाला देख सकते हो, ठीक है। होप सो यू गॉट इट। अगर चाहो तो एक बार फिर से बता दूं मैं क्या है सर। यहाँ पे एक इंडेक्स 27 के हिसाब से सिंपल है। सिंपल मैंने गेन निकाल लिया, उसका एंट्री देख लिया। इंपॉर्टेंट मेरा 110 है। 110 में कंट्रोल लूज हो रहा है, तो कंट्रोल लूज हो रहा है तो उसको मुझे डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर बोलोगे कि सर यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिया है सर, तो इसका क्या करोगे? देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दिया है और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे 40% इन्वेस्टमेंट है, यानी क्या इंडियस 28 के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा ये एसोसिएट करके, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? एसोसिएट। यहाँ पे 40% है दैट इज 20% मोर, बरोबर। या फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और यहाँ पे तो दोनों भी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या फिर 20% से ज़्यादा, यहाँ पे दोनों भी है। तो फिर इसको क्या मानेंगे? एसोसिएट मानेंगे। इसका क्लासिफिकेशन एसोसिएट का हम इंडियस 28 में आराम से देखेंगे। अगर ऊपर भी देखो एग्जाम्पल में, यहाँ पे नहीं था ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पे था, हाँ ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल में देखोगे ना, यहाँ पे क्या बोल रहे? देखो इन केस आफ्टर द लॉस ऑफ कंट्रोल स्टिल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर बी through board representation then fair value of 1 lakh will be treated as cost of initial investment in associate। यानी क्या, अगर मेरा significant influence है बट कंट्रोल लूज हो गया बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो उस केस में हम क्या मानेंगे? इसको एसोसिएट मानेंगे और इसका जो 1 लाख है वो क्या मानेंगे? कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मानेंगे। तो वही सिमिलर केस है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है मेरे पास, क्या है सर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो वो एसोसिएट के हिसाब से इंडियस 28 के हिसाब से कंप्यूटेशन करेंगे हम। यहाँ पे जो सब्सिडरी के बेसिस में कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, सब्सिडरी को तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा ना, तो कंसोलिडेशन नहीं होगा। कंसोलिडेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंपली इंडियस 28 के हिसाब से जो भी कंप्यूटेशन करना है वो कंप्यूटेशन करेंगे और इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट में दिखा देंगे। बट यहाँ पे मुझे डी रिकग्नाइज करना है। डी रिकग्नाइज कैसे किया? नेट एसेट्स को डी रिकग्नाइज कर लिया 80 लाख, गुडविल को भी डी रिकग्नाइज कर लिया, बैंक अकाउंट में पैसा आया, इन्वेस्टमेंट को रिकग्नाइज किया जो भी रिटेंड है और जो भी डिफरेंस है मेरा गेन आया। इतना पार्ट बहुत ही सिंपल है, आराम से। अगर ये केस बोलूँ मैं, अगर सिंपली इतना ही है,
होली ओन्ड सब्सिडी का 100% सेल ऑफ कर दिया, इसमें ये रिटेन वाला पार्ट है। यानी ऐसा बोलूं, ब्रेकअप होने के बाद कुछ तो अटैचमेंट रखा है अभी भी, राइट। ब्रेकअप हो गया बट कुछ तो बात कर रहा है, एज अ फ्रेंड्स बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो इतना वाला पार्ट सिंपल था। अब देखते हैं आगे। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 33 भी देख लो, विच इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर देखोगे तो मैं यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ तो तुम्हारा हो जाएगा। देख लो, अगर चाहिए तो यहाँ पे मतलब 32 इलस्ट्रेशन नंबर 32 जो आपने अभी समझा था ना, उसी का एक्सटेंशन वाला पार्ट है। देख लो, द फैक्ट्स ऑफ दिस इलस्ट्रेशन आर सेम एज पर द अबव इलस्ट्रेशन एक्सेप्ट दैट द ग्रुप 80 डिस्पोज्ड ऑफ 90%। अब वहाँ पे कितना था, वहाँ पे सिर्फ 60% था, बट यहाँ पे कितना 90% कर रहा है। 90% इंटरेस्ट फॉर 85,50,000, वहाँ पे 67,050 और 67,50,000 था, यहाँ पे 85,50,000 है। लिविंग 80 लिमिटेड विथ 10% इन्वेस्टमेंट, कितना 10% इन्वेस्टमेंट कितना है अभी बचा है। द फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट इज 9,50,000 assumed for the simplicity to be pro rata at the fair value 90% sold। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इंटरेस्ट, जो फेयर वैल्यू है रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो 9,50,000 दिया। कैलकुलेट गेन और लॉस ऑफ प्रपोर्शन बीटी लिमिटेड इन 80 सेपरेट एंड कंसो सीएफएस। देखो सेपरेट वाला तो सिंपल है, अगर सेपरेट वाला देखोगे तो सिंपली क्या करोगे, जो भी इंटरेस्ट सेल ऑफ किया है फॉर 85,50,000, राइट, उसमें से लेस कर दोगे तुम्हारा जितना भी इन्वेस्टमेंट है। अब कितना इन्वेस्टमेंट है सर, ऊपर देख लो, ऊपर मेरे यहाँ पे 50 लैक्स था, राइट। 50 लैक्स में से मेरा 90% सेल ऑफ हो रहा है, कितना 45 लैक्स, तो 85 लैक्स यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे सोल्यूशन में दिखा दूँ मैं डायरेक्टली, ये एसएफएस वाला पार्ट है, जिसमें अगर देखोगे 85,50,000 इज सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस कर देंगे 50 लैक्स इंटू 90%, तो 45 लैक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 85.5 माइनस 45 लैक्स, 40,50,000 आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ पेरेंट अकाउंट। ठीक है, देन अगर मैं बताऊँ क्या सर, अगर मैं कंसोलिडेशन सीएफएस में बताऊँ तो सीएफएस में कैसे करेंगे हम। ओके, सीएफएस में सिंपल है, देखो एंट्री से बताता हूँ तो ईजी हो जाएगा तुम्हें। क्या करेंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 85,50,000 टू नेट एसेट्स करेंगे, नेट एसेट्स तो सेम है ना, 80 लैक्स टू मेरा गुडविल हो जाएगा कितना सर, 10 लैक्स का, राइट। और इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज कितना है, जो भी इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज कितना है वो है 9 लैक्स का, आई गेस। मेरा इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज कितना है यहाँ पे, द रिमेनिंग फेयर वैल्यू ऑफ नेट इंटरेस्ट इज 9,50,000। तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो भी बचा हुआ है वो मेरा 9,50,000 का है, राइट। तो देख लो कितना गेन आएगा यहाँ पे, 8 लाख और 85,50,000 प्लस 9,50,000 माइनस 80 लैक्स माइनस 10 लैक्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे टू गेन ऑन सेल यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। ओके जी, सिंपल था, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। नेट एसेट्स टू डी रिकग्नाइज कर लो, गुडविल को डी रिकग्नाइज कर लो, बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट को रिकग्नाइज कर लो, तो जो भी डिकेन आएगा वो आ जाएगा। एंट्री से थोड़ा सिंपल हो जाता, ये ध्यान में रख लेना। अगर मैं टैबुलर फॉर्मेट देखूँ तो सेल प्राइस दिया है मुझे 85,50,000, फिर फेयर वैल्यू जो भी रिकग्नाइज करना था 9,50,000 का, वो उसमें से नेट एसेट्स जो है वो लेस कर दिया, यानी इंक्लूडिंग गुडविल 90 लैक्स, और यहाँ पे गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल ग्रुप फाइनेंशियल्स आ गया, तो फिर यहाँ पे आ गया 5 लाख का मेरा गेन, सिंपल। ठीक है, और वही प्रॉफिट गेन जो है ना, गेन का जो है ना दो बाइफर्केशन दिया है, एक इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज्ड का और एक इन्वेस्टमेंट सोल्ड का, इन दोनों के बीच में जो भी गेन है वो हमें यहाँ पे बताया है, सिंपल। अगर चाहे तो रीड कर लो, द गेन ऑन लॉस ऑफ कंट्रोल वुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। द गेन ऑन सेल इंक्लूड्स गेन ऑफ 4,50,000 किसके ऊपर, जो सोल्ड है। 85,50,000 मेरा सेल कंसिडरेशन है, 90 लाख मेरा नेट एसेट्स है, उसका 90% सेल ऑफ कर दिया, तो अगर देखोगे तो 4,50,000 ये रियलाइज्ड गेन आ जाएगा। एज वेल एज 50,000 इज रीमेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, राइट। तो जो 9 लाख था मेरे बुक्स में, उसको 9,50,000 तक कर दिया, तो फिर 50,000 मेरा जो है मेरा अनरियलाइज्ड है। ये सिंपल वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा कोई ये करना नहीं है, मैंने ऑलरेडी इलस्ट्रेशन नंबर 30 कौन सा था 33 में मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ है सर, एक और चीज़ क्या है सर, एक होता है कंसेप्ट, एक छोटू सा कंसेप्ट है, आ जाओ वो बताता हूँ।
अब तक हमने क्या किया, लॉस ऑफ कंट्रोल के रिलेटेड मैंने लॉस ऑफ कंट्रोल बताया, लॉस ऑफ कंट्रोल का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया। अब एक और चीज़ है वो देख लेते हैं क्या है। एक होता है कुछ डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल। यानी कैसा सर, समझा नहीं मुझे। डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल यानी क्या है, अभी समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपी लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड तो पता है फेमस कंपनी है आजकल, और ए लिमिटेड है, राइट, इतना तो क्लियर है, बरोबर, ठीक है, ओके सर। अब पीपी लिमिटेड का यहाँ पे कितना, समझो फॉर एग्जांपल 60% होल्डिंग था। कितना था, 60%। इसका मतलब 40% तो एनसीआई होगा ना, 40% एनसीआई होगा। अब क्या हो रहा है सर, ए लिमिटेड फर्दर इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहा है, बरोबर। क्या हो रहा है, फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, यानी क्या, एडिशनल शेयर्स कुछ क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, कौन, ए लिमिटेड। या फिर मैं ऐसा भी पुट ऑन कर सकता हूँ कि एनसीआई के पास एक पोटेंशियल शेयर्स है टू बी एक्सरसाइज्ड, अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया उसने, पोटेंशियल शेयर्स है, वो क्या मालूम फ्यूचर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, बरोबर। तो या तो फर्दर इशू कर रहा है या तो पोटेंशियल शेयर्स है। और ये जो फर्दर इशू है वो सिर्फ एनसीआई को कर रहा है, होल्डिंग कंपनी को नहीं कर रहा है, ठीक है। या फिर होल्डिंग कंपनी को भी कर रहा था, बट होल्डिंग कंपनी वाज नॉट विलिंग टू परचेज द शेयर्स, ठीक है। तो होल कंसेप्ट बताओ तो फिर से एक बार सिनेरियो, पीपी लिमिटेड है और ए लिमिटेड है। पीपी लिमिटेड 60% होल्ड कर रहा है ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड इज इशूइंग फर्दर शेयर्स बट पीपी लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू परचेज, बट कितना, एनसीआई ने परचेज कर लिया, अच्छा खासा शेयर जो थे वो परचेज कर लिया। अब फर्दर जाके क्या हुआ यहाँ पे, अब पीपी लिमिटेड परचेज करने के बाद ये स्वैप हो गया, स्वैप इन द सेंस 40% होल्डिंग किसका हुआ, होल्डिंग कंपनी का, ये आफ्टर वाला सिचुएशन है हाँ। और 60% किसका हुआ, ये एनसीआई का हुआ। ये क्यों सर, ये हो गया है ड्यू टू, ये हो गया ड्यू टू इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स, ठीक है, ड्यू टू इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स, एडिशनल से इशू किया उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है सर, मतलब समझ में नहीं आया। अब एडिशनल शेयर जब इशू किया तो एनसीआई ने क्या किया होगा, उसको परचेज किया होगा। जब परचेज करेगा तो समझो मेरा सबसे पहले बेस था 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 6,000 होल्डिंग कंपनी होल्ड कर रहा था और 4,000 होल्ड कर रहा था कौन, मेरा सब्सिडी, राइट, सब्सिडी नहीं एनसीआई। अभी ये हो गया 15,000, 15,000 हो गया। अब क्या हो रहा है, अब 9,000 एनसीआई होल्ड कर रहा है, क्यों, क्योंकि एडिशनल शेयर्स उसने एक्सरसाइज कर लिया। और होल्डिंग कंपनी का कितना है, 6,000 वैसा का वैसा ही है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एनसीआई बढ़ गया। अब एनसीआई बढ़ गया तो मेरे पास यहाँ पे अगर देखोगे होल्डिंग में सिर्फ 40% होल्डिंग है ना, तो ये मेजोरिटी ऑफ स्टेक नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ, कंट्रोल लूज हो गया। क्या हमने कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा क्या, नहीं सर। क्या हमने कुछ प्रोपोर्शनेटली बेचा क्या, नहीं। बट क्यों मेरा यहाँ पे कंट्रोल लूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए लिमिटेड ने एडिशनल शेयर्स इशू किया और वो एडिशनल शेयर्स एनसीआई ने रिकग्नाइज कर लिया, उसके लिए मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कंट्रोल लूज हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से मेरा कंट्रोल लूज हो रहा है, बराबर। तो इसको बोलते हैं हम डीम लॉस ऑफ कंट्रोल। तो इस केस में क्या करें सर, हो सकता है ना, क्या करें सर इस केस में, इस केस में कुछ नहीं करेंगे हम, जो इन्वेस्टमेंट हमने रिकग्नाइज किया था उसको क्या करेंगे, डी रिकग्नाइज करेंगे, ठीक है। उसको हमने जो मतलब यानी सब्सिडी को जो रिकग्नाइज करके रखा था वो सब्सिडी को हम डी रिकग्नाइज कर देंगे, जैसे हम डिस्पोजल ऑफ विद लॉस ऑफ कंट्रोल करते हैं ना, सब्सिडी मतलब विद लॉस ऑफ कंट्रोल जो भी करेंगे सेम टू सेम आएगा। बस यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है, वहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम क्या, सिर्फ स्टैग्नेंट है, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम अपडेट नहीं हो रहे, अपडेट इन द सेंस जो न्यू शेयर है उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से कंट्रोल लूज हो गया। अब कंट्रोल लूज हो गए तो सब्सिडी को डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अब सब्सिडी को डी रिकग्नाइज कर लो, कैसा, सेम बैंक अकाउंट में तो कुछ पैसा नहीं आएगा, राइट। अगर मैं सिंपली अगर जर्नल एंट्री बोल दूं, जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट में तो पैसा आएगा नहीं, क्यों सर, क्योंकि हमने डिस्पोज ऑफ किया नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, फिर जो इन्वेस्टमेंट मैंने रिटेन किया वो इन्वेस्टमेंट आएगा एट फेयर वैल्यू। टू अगर करोगे तो टू मेरा नेट एसेट चला जाएगा,
अब नेट एसेट्स यानी क्या, मेरा लाइबिलिटी डेबिट होगा और असेट्स क्रेडिट होगा, तो डायरेक्टली मैंने एक नेट नेट एंट्री बताया नेट एसेट्स टू गुडविल कर देंगे, यानी गुडविल रहेगा, गुडविल डी रिकग्नाइज होगा। अगर एनसीआई है तो एनसीआई को मुझे भी डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, जो एनसीआई हमारा पहले था, बरोबर। और फिर उसके बाद आ जाएगा, गेन या लॉस। सिंपल। यहाँ पे वही मैंने जो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विद कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल वाला किया था ना, वैसा ही कुछ है, बट यहाँ पे सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। और यहाँ पे कंट्रोल कैसा लूज हो रहा है, कंट्रोल ऐसा लूज हो रहा है कि ए लिमिटेड ने एडिशनल शेयर इशू किया और पीपी लिमिटेड ने परचेज नहीं किया, होल्डिंग कंपनी परचेज नहीं किया। अगर मेरे नोट से बताओ, इफ सब्सिडरी इशूज फर्दर इक्विटी शेयर्स टू एनसीआई शेयर होल्डर्स, इन सच केसेस अकाउंटिंग विल बी डन सेम ऑफ सेल ऑफ स्टेक, यानी सेल ऑफ मतलब डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, एक्सेप्ट नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट कंपनी इन सच केसेस। तो विद लॉस ऑफ कंट्रोल में जैसा हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है, वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे मुझे कंसिडरेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। होप सो दिस इज क्लियर, अच्छे से समझ में आया क्या हो रहा है सर। होल्डिंग कंपनी, एक विजुअलाइजेशन डेवलप कर लो, जब भी ऐसा बोलता हो कंसेप्ट आप पढ़ते हैं ना, तो एक विजुअलाइजेशन डेवलप कर लो जिसमें तुम्हें क्या है, एक बार विजुअलाइज कर दोगे ना तो याद रहेगा। क्या देख लो, एक है होल्डिंग कंपनी और एक है मेरा सब्सिडी। होल्डिंग कंपनी का सब्सिडी में क्या था, होल्डिंग कंपनी का सब्सिडी में स्टेक था विच वॉज 60% बिफोर। अब क्या हो रहा है, सब्सिडी ने एडिशनल शेयर इशू किया। जब एडिशनल शेयर इशू किया तो होल्डिंग कंपनी ने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। एक्स रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट एक्सरसाइज नहीं किया। जब एक्सरसाइज नहीं किया तो इस केस में जो सब्सिडरी कंपनी, राइट, जो सब्सिडरी कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी का जो एनसीआई वाला पार्ट है, जो मेरा अदर शेयर होल्डर्स है, उसको तो मुझे मिल गया ना, एक्सरसाइज कर लेंगे वो। तो उससे क्या बढ़ गया, एनसीआई बढ़ गया, और मेरा जो है ना, मेरा जो होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी का होल्डिंग है, वो कम हो गया। इससे मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ। लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया इन द सेंस, कंट्रोल ही नहीं है तो सब्सिडी को हम कंसोलिडेट ही नहीं करेंगे, तो जो भी हमने रिकग्नाइज करके रखा था उसको डी रिकग्नाइज कर लो, वो डी रिकग्निशन यहाँ पे करेंगे। बट यहाँ पे मुझे कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, बैंक में न जा, बैंक में कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, राइट। तो उसके बेसिस में हम एंट्री कर देंगे और जो भी गेन और लॉस है उसको ट्रांसफर कर देंगे इनटू पीएनएल। ये वाला पार्ट समझ रहा है क्या राजा, ठीक है, इतना क्लियर है, ओके। अगर ये समझ गया तो एक और चीज लेके जाता हूं, ये समझ गया होगा तो एक और कंसेप्ट बताता हूं मैं, लॉस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, कैपिटल लेटर्स में लिखो, क्या कंसेप्ट है ना, लॉस ऑफ कंट्रोल इन टू और मोर ट्रांजैक्शंस। चलो, लॉस ऑफ कंट्रोल इन टू और मोर ट्रांजैक्शन, यहां पे क्या हो रहा, क्या है सर, अगर यहां पे देखोगे, कंट्रोल हम लूज कर रहे हैं दो या ज्यादा ट्रांजैक्शन से, एक या एक से ज्यादा। एक ट्रांजैक्शन में लूज कर रहे हैं, यानी वो डायरेक्टली डिस्पोजल ऑफ शेयर्स आ जाएगा और वो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स में चला जाएगा विद लॉस ऑफ कंट्रोल, और उसका अकाउंटिंग वैसा कर लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट तो वही रहेगा, एंट्रीज भी वही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ मई के महीने में, ठीक है जी। अब मई के महीने में मैंने क्या किया, मैंने 30% सेल ऑफ कर दिया। मेरे पास होल्डिंग टोटल कितना है, एक बार होल्डिंग लिख लेता हूँ। होल्डिंग है मेरे पास टोटल 80% का होल्डिंग है, ठीक है जी, होल्डिंग 80% है। तो अब क्या हो रहा है, मैंने मई के महीने में धूप के सीजन में 30% सेल ऑफ कर दिया, राइट। अब जब 30% सेल ऑफ कर दिया, यहाँ पे 30% नको 25% कर लो, ठीक है, 25% कर लो, तो 25% यहाँ पे 55% अभी भी है, यानी कंट्रोल है मेरे पास, अभी भी कंट्रोल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने सेल ऑफ करते समय मैंने सोच के रखा था, या फिर ऐसा समझ लो मैंने जून पे भी सेल ऑफ करने का डिसीजन था कि जून में मैंने 50,000 को सेल ऑफ कर दिया। यानी क्या, दो अलग अलग ट्रांजेक्शन में मैं कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। पहले ट्रांजेक्शन 25% का किया, फिर उसके बाद 50% बेच दिया। अब बचता जो भी परसेंट बचेगा वो बच जाएगा, 5% बचेगा मेरे हिसाब से, वो 5% बच जाएगा, उसको क्या है हम इन्वेस्टमेंट रिटेन करके वो दिखा सकते हैं, बराबर। बट यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, यानी दो जो ट्रांजेक्शन है वो हम कंट्रोल लूज कर रहे हैं दो ट्रांजेक्शन्स में। अब क्या केस हो सकता है सर, व्हाट विल बी दी अकाउंटिंग।
चलो एक चीज हम सोच लेते हैं, अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि सर दिस इज एन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, क्या है ये जो है ये एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है करके सोच लूंगा इन द सेंस, अगर लग रहा है दिस बोथ ट्रांजेक्शन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो फिर तो सही है क्या, पहले ट्रांजैक्शन में कंट्रोल लूज हो रहा है क्या, नहीं, तो फिर यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल करेंगे और डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल वो अकाउंटिंग कर लेंगे। सेकंड ट्रांस में क्या हो रहा है, सेकंड ट्रांस में लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विद लॉस ऑफ कंट्रोल करेंगे और वो एंट्री कर देंगे यहाँ पे। अगर ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है, राइट। बट अगर समझो दिस बोथ ट्रांजेक्शन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, these both transactions are dependent on each other, तो उस केस में क्या करेंगे सर, अगर डिपेंडेंट है तो ये तो दोनों क्या है, डिपेंडेंट है, तो इन दोनों को एक ट्रांजैक्शन मानेंगे, ठीक है, हम क्या मानेंगे, इसको एक ट्रांजैक्शन मानेंगे एंड एक ट्रांजैक्शन के बेसिस में इसको अकाउंट फॉर करेंगे। यानी कि सर नहीं समझा, मैंने पहले वाला पार्ट क्या बताया था, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन मान लो, तो फिर उस केस में पहले वाला केस क्या है, ये क्या है, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, तो विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे कर लो, ये है लॉस ऑफ कंट्रोल, ये लॉस ऑफ कंट्रोल के बेसिस में कर लो, इंडिपेंडेंट होगा। अगर डिपेंडेंट है यानी क्या, मई में 25% सेल करूंगा, जून में 50% सेल कर दूंगा, और ये दोनों क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन है, बस सिर्फ इसको पार्ट में सेल ऑफ कर रहा हूँ, तो उस केस में यहाँ पे इसको एज एन एक ट्रांजैक्शन हम क्या कर सकते हैं, एज अ एक ट्रांजैक्शन हम मान के इसको एक ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज सेल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल, राइट। क्या मान सकते हैं इसको, सेल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल सर, ठीक है, ये मान लग सकते हैं। अब क्या होगा सर, अगर समझो मेरा फर्स्ट ट्रांस में मेरा यहाँ पे कंट्रोल लूज हो रहा है, हालांकि यहाँ पे नहीं हो रहा है, फर्स्ट ट्रांस में अगर कंट्रोल लूज हो रहा है तो उस केस में हम क्या मानेंगे, सेकेंड वाला ट्रांस जो है ये वाला पार्ट मानेंगे दिस इज कंसिडरेशन रिसीवेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट ट्रांस में ही मेरा पता चल गया कि सेकेंड ट्रांस भी होने वाला है, और फर्स्ट ट्रांस में ही कंट्रोल लूज हो गया, तो सेकेंड ट्रांस मेरा रिसीवेबल है, अब क्या सिर्फ बचा है पैसा मिलना। अगर समझो सेकेंड केस है, ये केस नंबर 1 है, अगर समझो मेरा ये केस नंबर 2 क्या है, कंट्रोल लूज नहीं हुआ, कंट्रोल एग्जिस्ट ऑन फर्स्ट ट्रांस और एज वेल, तो फिर उस केस में जो है ना, ये वाला पार्ट क्या मानेंगे हम, ये वाला पार्ट मानेंगे एडवांस अमाउंट, क्या मानेंगे सर, एडवांस अमाउंट, और यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट है जो सेकेंड ट्रांस है दिस विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल। अच्छा, इसको केस बाय केस बेसिस में लिखता हूँ ताकि अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग मिलेगा तुम्हें। पहला केस क्या हो सकता है सर इसमें, केस नंबर 1, कंट्रोल इज लॉस्ट इन फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ही मेरा कंट्रोल लूज हो गया है, तो इस केस में क्या मानेंगे हम, जो फर्स्ट डेट है इसमें डी रिकग्नाइज करेंगे, क्या डी रिकग्नाइज कर देंगे मेरा सब्स, डी रिकग्नाइज करेंगे सब्स, देन उसके बाद मेरा जो सेकेंड डेट में जो अमाउंट रिसीवेबल है, अमाउंट है उसको दिखा देंगे हम कंसिडरेशन रिसीवेबल करके, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है क्या, फर्स्ट डेट में अगर कंट्रोल लूज हो गया तो सब्सिडी को डी रिकग्नाइज कर लो, और सेकेंड डेट में जो अमाउंट है वो कंसिडरेशन रिसीवेबल बता दूंगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है, सेकेंड केस इन सेकेंड ट्रांजेक्शन, तो इस केस में तो फर्स्ट डेट में जो भी अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो डी रिकग्नाइज नहीं करेंगे एसेट्स को, मतलब सब्स को डी रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल एक्सिस्ट कर रहा है ना, तो उस केस में यहाँ पे जो अमाउंट है ये अमाउंट को हम मारेंगे अमाउंट
एडवांस अमाउंट मानेंगे इसको। क्या मानेंगे सर? इसको एडवांस अमाउंट मानेंगे। ठीक है, इसको एडवांस अमाउंट मानेंगे। एंड सेकेंड वाला जो ट्रांस है, यानी सेकेंड अमाउंट जो भी है, सेकेंड डेट या अमाउंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मैं भावना समझ में आ गया होगा। सेकेंड डेट में यहाँ पे डी रिकग्नाइज कर दूंगा मैं। क्या सर? डी रिकग्नाइज करूँगा सब्स को दूर कर दूंगा मैं। जा सिमरन जा जिले अपनी ज़िंदगी बोल दूंगा। कब? सेकेंड डेट में बोलूँगा, राइट। सेकेंड डेट में जा सिमरन जा जिले अपनी ज़िंदगी बोल दूंगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अब सेकेंड डेट में मुझे क्या डी रिकग्नाइज करूँगा, गुडविल गेन वगैरह सब कुछ यहाँ पे कंप्यूट होगा। ये मेरा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था। होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर। अगर मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे दो नया कंसेप्ट क्या बताया। एक डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल। डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल यानी क्या? डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल यानी क्या? अपनी एंटिटी जो सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी नया शेयर इशू कर रहा है, बट होल्डिंग कंपनी उसको एक्सरसाइज नहीं कर रही, या फिर होल्डिंग कंपनी को ऑप्शन ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। ठीक है, और एनसीआई उसको रिकग्नाइज कर रहा है, तो एनसीआई उसको एक्सरसाइज करने के बाद एनसीआई का शेयर बढ़ेगा, मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल होगा, तो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स जो भी है विद लॉस ऑफ कंट्रोल मान सकते हैं, और उसको अकाउंटिंग करेंगे वैसा का वैसा, बट बैंक में इसमें कोई भी पैसा नहीं आएगा। केस नंबर 1। सेकेंड केस क्या हो सकता है? सेकेंड केस ऐसा हो सकता है सर, लॉस ऑफ कंट्रोल इन 2 और मोर ट्रांजेक्शन, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स में मैंने क्या करा, लॉस कर दिया। तो उस केस में अगर डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स है, तो फिर उस केस में क्या है, एक ट्रांजेक्शन मान के उसको अकाउंट फॉर कर देंगे हम, राइट। और 2 केसेस बताया। एक केस क्या है, जब फर्स्ट अमाउंट मिल जाएगा उसी डेट में कंट्रोल लूज हो रहे, तो उसी डेट में डी रिकग्नाइज कर लो, और जो भी नेक्स्ट पार्ट है उसको मान लो कंसिडरेशन रिसीवेबल। अगर यहाँ पे सेकंड ट्रांस में मतलब कंट्रोल लूज हो रहा है सेकंड ट्रांजेक्शन में, तो सेकंड ट्रांजेक्शन में हम सब्सिडी को रिकग्नाइज करेंगे। तो जो पहला वाला पार्ट आया था सर, उसका क्या करेंगे, पहला वाला जो पार्ट आया था उसको क्या मानेंगे, एडवांस अमाउंट मान लेंगे। ठीक है, इसके रिलेटेड एक छोटू सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 34। मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। कंसेप्ट पढ़ लिया ना अभी, तो क्वेश्चन करने में मजा आना चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से, मैं डायरेक्टली रीड कर रहा हूँ, तुम लेकिन क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देख लो। MN Limited was holding 80% stake in UV Limited. Now MN Limited has disposed of entire stake in UV Limited. अच्छा, तो क्या किया है, 80% होल्डिंग था UV में, MN एंड UV अटैच्ड थे, यानी क्या सब्सिडी एंड होल्डिंग थे। 80% उसका स्टेक था। नाउ MN Limited हैज डिस्पोज्ड ऑफ एंटायर स्टेक इन UV Limited। यानी क्या हो रहा है सर, पूरा का पूरा स्टेक बेच रहा है, यानी पूरा का पूरा ब्रेकअप हो रहा है इनका, यहाँ पे एंटायर स्टेक बेच रहा है। बट यहाँ पे इन 2 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स, 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। ट्रांजेक्शन 1 क्या है, सेल ऑफ 25% स्टेक फॉर द कैश कंसिडरेशन ऑफ 2,50,000। ट्रांजेक्शन 2 क्या है, सेल ऑफ 55% स्टेक फॉर कैश कंसिडरेशन ऑफ 5,50,000। तो देख लो कितना होता है पूरा, ये हो रहा है 8 लाख का पूरा का पूरा। क्या इसको हम मान सकते हैं कि सर ये डिपेंडेंट है? देखो अगर नीचे बोल रहे बोथ द ट्रांजेक्शन हैव हैपेंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस गिवन इन 110, बोथ द ट्रांजेक्शन हैव बीन अकाउंटेड फॉर एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो सिंगल ट्रांजेक्शन मान सकते हैं इसको एज पर द गाइडलाइंस ऑफ 110, बराबर। तो 110 के हिसाब से गाइडलाइंस मान सकते हैं, और मतलब गाइडलाइंस के हिसाब से वो सिंगल ट्रांजेक्शन मान सकते हैं। ओके सर, आगे देखते हैं। द नेट एसेट्स ऑफ यूवी लिमिटेड एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ बोथ द ट्रांजेक्शन वाज 9 लाख एंड 1 लाख 80 रिस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग दैट देयर वर नो अर्निंग्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 2 ट्रांजेक्शन, हाउ शुड MN लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो 2 ट्रांजेक्शन है इसको एक मान सकते हैं एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, नेट एसेट्स बता रहे ऑफ यूवी लिमिटेड एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नेट एसेट्स कितना है, नेट एसेट्स का वैल्यू है 9 लाख एंड एनसीआई जो है मेरा 1 लाख 80 है, और यहाँ पे कोई भी अर्निंग्स नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, डी रिकग्निशन करेंगे। अब डी रिकग्निशन कैसा होगा सर, डी रिकग्निशन बैंक अकाउंट में तो पैसा आ जाएगा, कितना है 8 लाख का, राइट। बैंक अकाउंट में मुझे 8 लाख का पैसा आ जाएगा, ये तो समझ गया सर। मुझे इन्वेस्टमेंट तो डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा टू नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कितना है 9 लाख, राइट, 9 लाख के मेरा नेट एसेट्स है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिटेन किया है क्या,
नहीं, नहीं रिटेन किया तो फिर एनसीआई को डिरेकग्नाइज कर लो। कितना एनसीआई को डिरेकग्नाइज करेंगे? 1,80,000 का, बरोबर ना। इन्वेस्टमेंट को डिरेकग्नाइज कर लिया, बैंक अकाउंट में पैसा आ गया, फिर उसके बाद एनसीआई को भी डिरेकग्नाइज कर लिया। चलो, अब जब सब डिरेकग्नाइज कर लिया, इसमें क्या गेन या लॉस है बोलो? 8 लाख मुझे पैसा मिल गया, 1,80,000 एनसीआई है, माइनस 9 लाख मेरा यहाँ पे क्या है? 9 लाख और नेट एसेट्स है, तो मेरा यहाँ पे गेन ऑन सेल आ गया कितना? 80,000 का। बीइंग जो भी आएगा वो देख लो, ये मैंने थ्रू नेट एंट्री बताया। क्या हम क्यों, पहले बेसिक कंडीशन क्या है, ये दो ट्रांजेक्शन में हो रहा है ना, वो दो ट्रांजेक्शन इस वेदर डिपेंडेंट, वो देखना पड़ेगा। इंडियस 110 के हिसाब से वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन मान सकते हैं क्या? अगर सिंगल ट्रांजेक्शन मान रहे हैं तो फिर उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज ए सिंगल ट्रांजेक्शन और उसको रिकग्नाइज कर लेंगे, जो भी गुडविल या जो भी है सब रिकग्नाइज करेंगे, गेन या लॉस वो रिकग्नाइज कर लेंगे। वही किया मैंने, बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपीज़ आ गया। 8 लाख रुपीज़ कैसे आ गया सर? दो ट्रांजेक्शन है, 2,50,000 एंड 5,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीआई कितना है? एनसीआई 1,80,000। फिर उसके बाद नेट एसेट्स मैंने रिकग्नाइज किया 9 लाख का, और गेन आ गया मुझे 80,000 का। अगर देखोगे तो यहाँ पे गेन इज 80,000 का। ओके, नीचे एक इंपॉर्टेंट दिया है, देख लो एक बार क्या दिया है। इंपॉर्टेंट ये दिया है, इफ एमएन लिमिटेड लूजेस कंट्रोल ओवर यूवी, ठीक है, लूजेस कंट्रोल ओवर यूवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1, मतलब जब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 है तब कंट्रोल लूज कर रहा है, देन द अबाउ गेन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 एंड द एमएन लिमिटेड विल स्टॉप कंसोलिडेटिंग यूवी फ्रॉम दैट डेट। यानी क्या बोल रहा है, अगर ट्रांजेक्शन 1 में कंट्रोल लूज कर रहा है तो जो गेन है वो कब रिकग्नाइज करेगा? ट्रांजेक्शन 1 के टाइम पे, और कंसोलिडेशन स्टॉप करेगा फ्रॉम द ट्रांजेक्शन 1 फ्रॉम दैट डेट। द कंसिडरेशन ऑफ 5,50,000, जो कंसिडरेशन है 2,50,000 मिला ना, 2,50,000 में कंट्रोल लूज हो गया तो मैंने गेन रिकग्नाइज कर लिया था अभी। अब 5,50,000 इज रिसीवेबल इन ट्रांजेक्शन 2 विल बी शोन एज कंसिडरेशन रिसीवेबल, राइट। सेकेंड वाला जो अमाउंट है 5,50,000 का, उसको कंसिडरेशन रिसीवेबल बता सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या, इफ एमएन लिमिटेड लूजेस कंट्रोल ओवर यूवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 2, अगर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 2 में अगर लूज कर देता, देन द अबाउ गेन इज रिकॉर्डेड ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 2 एंड एमएन लिमिटेड विल स्टॉप कंसोलिडेटिंग फ्रॉम दैट डेट। मतलब सेकेंड डेट से मैंने क्या मानना है, कंट्रोल लूज हुआ है और कंसोलिडेशन तब से छोड़ दूंगा। द कंसिडरेशन ऑफ 2,50,000 रिसीव्ड इन ट्रांजेक्शन 1 विल बी शोन एज एडवांस कंसिडरेशन रिसीव्ड, ठीक है। जो फर्स्ट अमाउंट मिला था 2,50,000, वो क्या मानेंगे हम? एडवांस मिला है करके मानेंगे। होप सो दिस इज क्लियर। सिंपल था, राइट, एकदम सिंपल क्वेश्चन। बस यहाँ पे जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है या इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है वो देखना पड़ेगा, ये दिया होगा क्वेश्चन में, नॉर्मली एग्जाम में ये दिया होगा। तुम्हें डिटरमाइन नहीं करना है, तुम्हें तंत्र मंत्र करके डिटरमाइन नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा, सिंपल। चलो एक एग्जाम्पल 9 है, देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल 9 क्या है। एग्जाम्पल्स भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीयू में आ सकता है। देख लो, एमएन लिमिटेड वाज होल्डिंग 80% स्टेक इन यूवी। नाउ एमएन लिमिटेड वांट्स टू डिस्पोज ऑफ इट्स एंटायर स्टेक इन यूवी। इट कैन डू इन द फॉलोइंग वेज। तो एमएन लिमिटेड के पास होल्डिंग है 80% का, राइट, किसका? यूवी का। अब एमएन लिमिटेड क्या चाह रहा है? एमएन लिमिटेड इसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहा है, तो उस केस में इसके पास दो ऑप्शन है सर, टू ऑप्शन। एक ऑप्शन नंबर 1, sell entire 80% in single transaction. In this case the entire gain or loss 80% would be recognized in the profit and loss account, ठीक है, very good. Sell 25% stake in one transaction and sell the remaining 55% in another transactions. In this case gain or loss on 25% stake would be recognized directly in the equity since it is sale of stake without loss of control. When remaining 55% stake is sold, gain or loss pertaining to stake will be recognized in profit and loss account, ठीक है। तो बस ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक बार देख लो। अब यहाँ पे एमसीक्यू कहाँ पे बन सकता है सर? यहाँ पे देख लो, अगर 25% सेल कर रहा है, इन दिस केस गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ 25% वुड बी रिकग्नाइज डायरेक्टली इन द इक्विटी। डायरेक्टली इक्विटी में रिकग्नाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, राइट। देखो मैंने बताया था, किस पे बताया था सर? उसी में बताया था ऊपर। क्या, अगर विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल है तो मैं अदर इक्विटी में रिकग्नाइज करूँगा। अगर देखो यहाँ पे मेरा, यहाँ पे अगर नोट्स देखोगे या ऊपर भी देखोगे, वही मैं जहाँ पे लिखा था, अगर विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल है, देखो अदर इक्विटी में रिकग्नाइज करेंगे, हाँ ना, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल। अगर विद लॉस ऑफ कंट्रोल है तो कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। कहाँ गया मेरा एंट्री? एंट्री कुठं गेला? अच्छा ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में करेंगे, राइट। मैंने बताया था पहले डिस्पोजल का इसका। तो सेम उसी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। क्या बन सकता है सर? कि अगर 25% विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल किया है,
तो किस में रिकग्नाइज होगा? अदर इक्विटी में। नहीं, अगर लॉस ऑफ कंट्रोल के साथ हुआ है तो कहाँ पे रिकग्नाइज होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये अच्छे से समझ में आया होगा, इतना तो समझ ही जा सकते हो, समझ ही जा सकते हो, तो समझ जा सकते हो, ठीक है। चलो इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर, देख लेते हैं वो एक बार अच्छे से। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था वो? ये वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 30। अब इसके बाद जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, वो अभी भी पेंडिंग है, वो भी करना है। तो देख लो क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। और मैंने बताया था ना डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल वाला है, वही यही है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। इन मार्च X1 अ ग्रुप हैड 60% इंटरेस्ट इन सब्सिडी विद शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स, ग्रुप हैड 60% इंटरेस्ट इन सब्सिडी विद शेयर कैपिटल ऑफ 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। यानी क्या यानी क्या सर, 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, इसका अगर देखोगे, अगर इसका देखोगे तो 60% होल्ड कर रहा है, 50,000 का 60%। यानी क्या 30,000 शेयर्स जो है वो किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास है। आराम से, मतलब एकदम आराम से करो, 50%, 50,000 में से 60% निकाल दो तो 30,000 शेयर्स किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास है। ओके, देन कम्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल इज 20,000। कैरिंग अमाउंट कितना है गुडविल का? सर गुडविल का कैरिंग अमाउंट है 20,000। ओके जी, एट 31st मार्च, सॉरी मार्च X1 कैलकुलेटेड यूजिंग पार्शियल गुडविल मेथड। यानी क्या, दिस इज नथिंग बट जो भी गुडविल है मेरा 20,000 का, दिस इज ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली, पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है पार्शियल गुडविल मेथड, जिसमें गुडविल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का होता है, तो होल्डिंग कंपनी का है पूरा। ऑन 30th March X1, an option held by minority stakeholder exercised the option to subscribe for the further 25,000 shares in subsidiary at 12 per share, raising 3 लाख। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है अच्छे से देखो, ऑप्शन हेल्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज द ऑप्शन टू सब्सक्राइब। यानी क्या, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास, यानी एनसीआई के पास, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के पास, उनके पास एक ऑप्शन था। अब वो ऑप्शन वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या होल्डिंग कंपनी कुछ कर सकता है कि यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे उन लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे कितना शेयर्स? 25,000 शेयर्स। तो अगर देखोगे तो मेरा ऑर्डिनरी शेयर जो था पहले कितना था? 50,000। अब कितना एडिशनल आ गया? 25,000। तो टोटल मेरा शेयर्स हो गया 75,000 का, बराबर। टोटल मेरा 75,000 का शेयर्स हो गया है। और यहाँ पे कैपिटल कितना रेज करें इन लोग? ये 25,000 के अगेंस्ट, शेयर्स के अगेंस्ट 3 लाख का। द नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी इन द कंसोलिडेटेड प्रायर टू द ऑप्शन, ऑप्शन के पहले कितना था? 4,50,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल एक्सक्लूड करते हुए 4,50,000 था। कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन द इंटरेस्ट इन सब्सिडी ड्यू टू ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बेटर होगा। आ रहा है क्या धीरे धीरे समझ में? होले होले आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फर्दर लेक्चर्स में और समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और बेल आइकन भी दबा लो, ताकि जो भी लेक्चर आएगा ना तुम्हें फटाफट नोटिफिकेशन आएगा। अब सब्सक्राइब का बहुत कम बोलता हूँ, बट इस लेक्चर में बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना देखने से पहले। चलो जी, चलो देख लो क्या करना है अभी। मैं पहले बिफोर वाला लिख लेता हूँ। क्या है सर? बिफोर का कंडीशन क्या है? ओके, बिफोर क्या हो रहा है वो देखते हैं। बिफोर क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे यहाँ पे ऑर्डिनरी शेयर्स कितना है? ऑर्डिनरी शेयर्स आर 50,000, राइट। कितना शेयर्स है? 50,000 शेयर्स है। और उसमें से होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना है? 50,000 इंटू 60%, विच कम्स आउट टू बी 30,000 शेयर्स, राइट। तो इससे तो मुझे एनसीआई का पता चल गया। क्या सर? 50,000 माइनस 20,000 शेयर्स, तो ये कितना हो गया? सॉरी 30,000, तो ये आ जाएगा 20,000 शेयर्स किसका है? एनसीआई का है। वेरी गुड, ये तो समझ में आ गया सर, सिंपल था यहाँ पे। अगर ये कर दूं मैं, तो इससे मेरा जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स को बाइफरकेट कर सकता हूँ क्या? नेट एसेट्स का कैसा होगा बाइफरकेशन? होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा?
4,50,000 इंटू 60%, तो 4,50,000 इंटू 60% कर लो, तो यहाँ पे 2,70,000 होल्डिंग कंपनी का था। और अगर लेस कर दूँ तो मेरा NCI प्रोपोर्शन कितना था सर? NCI प्रोपोर्शन 4,50,000 इंटू 40%, विच कम्स आउट टू बी 1,80,000, राइट। 1,80,000 मेरा यहाँ पे सब्सिडी, ये बिफोर वाला कंडीशन था, बरोबर। अब देखते हैं आफ्टर वाला कंडीशन। आफ्टर वाला कंडीशन क्या है? आफ्टर क्या है? NCI exercised additional shares of 25,000 shares, raising capital of रुपीज़ 3 लाख, ठीक है, 3 लाख का एडिशनल किया। अब देखोगे तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन गया? ऑर्डिनरी शेयर्स अगर देखोगे तो सर ऑर्डिनरी शेयर्स 50,000 शेयर्स पहले थे, अब 25,000 एडिशनल आ गए, तो ये टोटल मिला के 75,000 शेयर्स हो गए, बरोबर। अब ये 75,000 शेयर्स में से अगर देखोगे मेरा NCI वाला पार्ट कितना रहेगा, उसका पहले होल्डिंग कितना था? पहले होल्डिंग शेयर्स कितने थे सर? पहले कितने होल्ड कर रहे थे शेयर्स? 20,000 ना, 20,000 शेयर्स होल्ड कर रहे थे। अब एडिशनल कितना 25,000 इशू कर लिया, मतलब एक्सरसाइज कर लिया, तो कुल मिला के 45,000 शेयर्स हो गए उनका। अब होल्डिंग कंपनी का अगर देखोगे तो होल्डिंग कंपनी का सेम टू सेम कितना है? 30,000 शेयर्स है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन दैट परसेंटेज कंप्यूट कर लो कितना आएगा? 30,000 डिवाइडेड बाई 75,000, तो ये आ जाएगा 40% और ये आ जाएगा 60%। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस इज द केस ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, बराबर है ना। ये मेरा केस है लॉस ऑफ कंट्रोल का, ओके। तो अभी लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे सर? एक बार मेरा नेट असेट्स का भी बाइफर्केशन कर लेते हैं ना। मेरा 4,50,000 का पहले था, अब कितना हुआ सर? प्लस एडिशनल 3 लाख एडिशनल कैपिटल रेस किया, तो पूरा का पूरा 7,50,000 आ गया, राइट। पूरा का पूरा जो है 7,50,000 आ गया, बरोबर। अब चलो इसका एक बार क्या एंट्री होगा वो देख लेते हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो हमें डिस्पोजल ऑफ शेयर्स विद लॉस ऑफ कंट्रोल विदाउट कंसिडरेशन वो आएगा ना। तो देखो एंट्री कैसा होगा, और जर्नल एंट्री। समझ में आ रहा है ना? आराम से समझ में आ रहा है? अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो। चलो अब क्या हो रहा है? लॉस ऑफ कंट्रोल। पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज करूंगा, क्यों? इन्वेस्टमेंट रिटेन कर रहा हूं ना। अब इन्वेस्टमेंट जब रिकग्नाइज करूंगा ना, ये इन्वेस्टमेंट कैसा? फेयर वैल्यू बेसिस में करूंगा, तो मेरा सेम टू सेम शेयर्स है। देखो शेयर्स में कोई बदलाव नहीं है, तो 30,000 शेयर्स मेरा ये है, इनटू अगर देखोगे तो मेरा यहाँ पे दिया है क्या फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू आके 12 पर शेयर है, राइट। आज के दिन का जो शेयर है वो 12%, 12 रुपीज़ है, तो देखोगे यहाँ पे 12 है, तो 30,000 इंटू 12, तो 3,60,000, राइट। 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज कर लिया। टू नेट एसेट्स, टू नेट एसेट्स कितना आएगा देख लो। नेट एसेट्स कितना है मेरा? 7,50,000, तो 7,50,000 टोटल मुझे क्या करना पड़ेगा? डिरेक्टनेस, राइट। अब 7,50,000 है क्या? ये तो आफ्टर मतलब न्यू जो है ना शेयर्स इशू करने के बाद है ना, बट मुझे बिफोर वाला करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बुक्स में, किसके बुक्स में? होल्डिंग के बुक्स में 4,50,000 का नेट एसेट्स था। होल्डिंग के बुक्स में 4,50,000 का नेट एसेट्स था ना, तो मुझे होल्डिंग कंपनी का ही जो 4,50,000 इंक्लूडेड था वही डिरेक्टनेस करने का था। 750 मत करना गलती से भी। क्यों? क्योंकि दिस इज आफ्टर एक्सरसाइजेशन ऑफ ऑप्शन, ये आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन है जो NCI ने एक्सरसाइज किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4,50,000 का डिरेक्टनेस करूँगा। देख लो 4,50,000, राइट। और कुछ है क्या? NCI को करना पड़ेगा क्या? तो NCI को करना पड़ेगा सर। NCI कितना है यहाँ पे देख लो,
एनसीआई 1,80,000 का है, उसको भी डिरेक्टनेस कर लो। एनसीआई मैंने कंप्यूटेशन कैसे किया वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। 4,50,000 इंटू कितना परसेंट था, 40%, तो कितना आ रहा था ये 1,80,000, राइट, 1,80,000। ओके, अच्छा सर यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया। क्या और कोई भी चीज़ है क्या, क्या और कोई चीज़ है क्या? अगर यहाँ पे आराम से पढ़ोगे ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल 20,000 एज एट 31st मार्च कैलकुलेटेड यूजिंग पार्शियल गुडविल मेथड, यानी क्या, यहाँ पे गुडविल इज ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली, तो गुडविल को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। अगर ये देखोगे यहाँ पे मेरा जो कैरिंग अमाउंट है ऑफ नेट एसेट्स, दिस इज एक्सक्लूडिंग गुडविल 4,50,000, राइट, एक्सक्लूडिंग गुडविल है, तो मुझे गुडविल यहाँ पे डिरेकग्नाइज करना पड़ेगा, तो गुडविल को भी डिरेकग्नाइज कर लो टू गुडविल। मैंने एक एक चीज़ बताया, फिर से बताता हूँ, सुनो। एक नेट एसेट्स को कर लिया 4,50,000, क्यों 4,50,000 सर? क्यों? क्योंकि मेरा जो बिफोर द डेट, मतलब कंट्रोल लूज होने से पहले वाला जो नेट एसेट्स है वो करूँगा ना, तो 4,50,000 लेस कर दिया, राइट, डी रेकग्नाइज। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट रेकग्नाइज कर लिया, इन्वेस्टमेंट, राइट, सॉरी, इन्वेस्टमेंट रेकग्नाइज कर लिया ना। अब इन्वेस्टमेंट कैसा, फेयर वैल्यू में होना चाहिए, तो 30,000 शेयर है मेरे पास और 12 उसका फेयर वैल्यू है, तो 30,000 इंटू 12% करके 12 रुपीज़ करके मैंने इन्वेस्टमेंट रेकग्नाइज कर लिया। एनसीआई रिकग्नाइज कर लिया, जो एनसीआई मैंने बिफोर लॉस ऑफ कंट्रोल मैंने कंप्यूट किया वो रिकग्नाइज कर लिया। डी रिकग्नाइज करना है आप गुडविल, गुडविल 20,000 पूरा का पूरा, क्यों डी रिकग्नाइज कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुडविल है, वो गुडविल किसका है, पेरेंट कंपनी का, हाँ पेरेंट कंपनी का। तो देख लो यहाँ पे कितना आता है, 3,60,000 प्लस 1,80,000 माइनस 4,50,000 माइनस 20,000, तो यहाँ पे मेरा यहाँ पे आएगा गेन ऑन गेन आएगा क्या, एक मिनट, एक बार इसको एंट्री को थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3,60,000 प्लस 1,80,000, 5,40,000 ऊपर आ रहा है, 4,50,000 प्लस 70,000 20,000 सॉरी 4,70,000, तो यहाँ पे मेरा गेन आ रहा है टू गेन ऑन लॉस ऑफ कंट्रोल, कितना है, कितना है जी, ओ जी, यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल ही 70,000 का, ठीक है, यहाँ पे लॉस ऑफ कंट्रोल है 70,000 का, तो 70,000 का मैंने गेन रिकग्नाइज कर लिया। सिंपल, क्लियर, ये एंट्री के थ्रू मैंने बता दिया, दिस इज थ्रू एंट्री। क्या एंट्री भी हो गया, तुम्हारा कंप्यूटेशन भी हो गया। इन्वेस्टमेंट मैंने रिकग्नाइज किया, नेट एसेट्स को डी रिकग्नाइज किया, एनसीआई को डी रिकग्नाइज किया, गुडविल को डी रिकग्नाइज किया और गेन रिकग्नाइज कर लिया। अगर तुम देखोगे यहाँ पे आंसर में, मॉड्यूल के आंसर में वैसे भी कर सकते हो, बट क्या है ना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, दिक्कत नहीं, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये क्यों आया, चलो देखो यहाँ पे ग्रुप डिस्पोजल फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकग्नाइज, देखो 3,60,000 लेस करेंगे नेट एसेट डी रिकग्नाइज 4,50,000, एनसीआई जो है वो डी रिकग्नाइज कर लेंगे 1,80,000 का, गुडविल तो मेरा गेन ऑन डिस्पोजल आया 70 का। For simplicity, it has been assumed that the fair value per share is equal to subscription price. As control of the subsidiary is lost, the retained earnings is recognized at the fair value. At the date of control loss, the resulting measurement gain is recognized in profit and loss account. कुछ नहीं, ये सिंपल सा नोट है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, विच इज डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट। हमने क्या क्या किया इस लेक्चर में, एक बार फिर से एक बार रिकैप ले लेते हैं आराम से। और कोई क्वेश्चन है क्या, एक मिनट देखने दो मुझे पहले। ये एंटिटी सीजेस टू बी इन्वेस्टमेंट एंटिटी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 एक सॉल्व करना होगा, देन उसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स के रिलेटेड ही है। और कोई क्वेश्चन है क्या?
ओके, एज पर माई पीओवी मैंने डिस्पोजल का सारा क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट था, 2 बड़े क्वेश्चन है, वो 2 बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, ठीक है? तो वो पार्ट बचा है डिस्पोजल शेयर से, और उसके बाद मेरा बाकी क्वेश्चंस खत्म कर दिया मैंने। बाकी क्वेश्चन इन द सेंस कंसेप्ट बेसिस क्या किया, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, राइट? डिस्पोजल ऑफ शेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस। पहले डिस्पोजल था विद लॉस ऑफ कंट्रोल, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल, अलॉन्ग विद द कंसिडरेशन। इसमें क्या किया था हमने, विदाउट लॉस ऑफ कंट्रोल में हमने देखा था कि कंट्रोल लूज नहीं होगा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल लूज नहीं हो रहा है तो जितना भी पार्ट हो रहा है, मतलब जितना भी पार्ट सेल ऑफ कर रहा है, उसको एनसीआई क्या है, रिकग्नाइज करेगा। तो एनसीआई को रिकग्नाइज करना पड़ेगा प्रोपोर्शनल बेसिस में। विद लॉस ऑफ कंट्रोल मुझे सब्सिडरी पूरा का पूरा मुझे डी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, सिंपल। देन कम्स डीम्ड डी रिकग्निशन। डीम्ड डी रिकग्निशन मतलब डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल, जिसमें जो है ना एनसीआई जो है एडिशनल शेयर्स एक्सरसाइज कर लेता है, जिससे एनसीआई का प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, उससे मेरा लॉस ऑफ कंट्रोल होता है। तो उस केस में यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन मेरा क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसका एंट्री कर लेंगे हम। देन उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि डिस्पोजल ऑफ शेयर्स इन ट्रांचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांचेस, यानी क्या, अलग अलग ट्रांजेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग ट्रांजेक्शन में मैं कंट्रोल लूज कर रहा हूँ। अगर वो डिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट हो तो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स के हिसाब से उसमें आ जाएगा। अगर इंडिपेंडेंट है, वो सॉरी डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है तो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स में आ जाएगा। डिपेंडेंट है, एक मिनट अगर इंडिपेंडेंट है तो उस केस में डिस्पोजल ऑफ शेयर्स में आएगा। अगर डिपेंडेंट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, यानी दोनों एक के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडियस 110 की गाइडलाइंस के हिसाब से वो एक ट्रांजेक्शन में हम कर सकते हैं, तो हम एक ही ट्रांजेक्शन में उसको रिकॉर्ड कर देंगे। और विद लॉस ऑफ कंट्रोल है तो सेम एंट्रीज डिस्पोजल विद शेयर्स जो है ना, विद लॉस ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट हम सेम टू सेम वैसा ही एंट्रीज कर लेंगे। तो ये हमने डिस्पोजल ऑफ शेयर्स किया था। तो इसके रिलेटेड मेरे 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, 2 क्वेश्चन इन द सेंस, एक रिलायंस वाला है और एक दूसरा वाला, एक कोई तो है जो बड़े क्वेश्चंस हैं, जो मुझे बैलेंस शीट बनाना है जिसमें, तो ये बनाना है ना, पी लिमिटेड वाला, पी प्राइवेट लिमिटेड वाला, ये दोनों कर लेते हैं हम। आफ्टर दैट डिस्पोजल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर चेन होल्डिंग वाला आएगा, विच इज आई गेस द लास्ट कंसेप्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। खूब मजे करना, चलो बाय बाय।